कहानी शुरू होती है एक रॉयल पैलेस के बिल्कुल शांत कमरे से, जहां एक नया बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है। ये कोई नॉर्मल बेबी नहीं होता है, ये किंगडम के राजा का 13वां बेटा होता है, एक इंपीरियल प्रिंस। जैसे ही वो आंखें खोलता है, उसके सामने सबसे पहले एक नरमी भरा चेहरा आता है, एक औरत जो उसे प्यार से देख रही होती है। बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि ये मेरी माँ है या सिर्फ कोई मेड। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर अथॉरिटी होती है, प्रेजेंस भारी होती है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद राजा होता है। राजा बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। ये सुनते ही वो औरत शर्मा जाती है और तुरंत बोलती है कि नहीं, इसकी आंखें और भौहें बिल्कुल राजा जैसी है। इसी पल बच्चा नोटिस करता है कि उसके सामने एक अजीब चीज दिख रही है, जैसे कोई इनविजिबल स्क्रीन। उसके स्टैट्स, नंबर्स और वैल्यूज। लेकिन इतना छोटा होने की वजह से उसके लिए ये सब अभी बेकार होते हैं, समझने की एज नहीं होती। तभी एक कोर्ट मेज आगे आता है और राजा को बताता है कि इस बच्चे की मैजिकल एफिनिटी वाटर है। उसे ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है। राजा कहता है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसे सदर्न किंगडम्स की जमीन दी जाएगी, जहाँ ज्यादातर वाटर मेज क्लैंस रहते हैं। वहाँ ये सब पर इंसाफ के साथ रूल करेगा। राजा फिर कोर्ट मेज को बोलता है कि स्टैट्स भी चेक करे। जैसे ही स्टैट्स सामने आते हैं, पूरा कोर्ट एकदम शांत हो जाता है। एक पल के लिए जैसे हवा भी रुक जाती है। राजा खुद अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। कोर्ट में से कोई जोर से बोल पड़ता है, ये चमत्कार है। और फिर पूरा हॉल वही शब्द रिपीट करने लगता है। बच्चा खुद अपने स्टैट्स दोबारा देखता है और तब उसे रियलाइजेशन होती है, उसके स्टैट्स SS रैंक वाटर मेज के होते हैं, और वो भी जन्म के समय। ऐसा कभी सुना ही नहीं गया था। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है, 6 साल बीत जाते हैं। अब वो बच्चा एक हेल्दी यंग लैड बन चुका होता है। इन 6 सालों में उसने किंगडम के बारे में काफी कुछ सीख लिया होता है। किंगडम काफी समय से शांत होता है, ना कोई वॉर, ना कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। राजा लोगों के बीच काफी पॉपुलर होता है और उसके बेटे भी नोबल्स और पब्लिक दोनों में पसंद किए जाते हैं। लेकिन ये छोटा प्रिंस पॉलिटिक्स या पावर गेम्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि इन 6 सालों में उसने अपने बारे में एक डेंजरस सीक्रेट डिस्कवर कर लिया होता है। एक ऐसी एबिलिटी जिसके बारे में कोई और नहीं जानता। ये प्रिंस अपने सबऑर्डिनेट्स का XP लीच कर सकता है। सीधी भाषा में, जितने ज्यादा लॉयल मेड्स और सर्वेंट्स उसके अंडर होंगे, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है कि जहां बाकी लोग 11 कैप से बंधे होते हैं, ये लड़का थियोरेटिकली इन्फिनाइट रैंक अप कर सकता है। मतलब एक दिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल मेज बन सकता है। सुबह का समय होता है। प्रिंस ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में जाता है। खाना खाते हुए वो सोचता है कि अभी एज कम है, इसलिए स्किल्स लिमिटेड है, लेकिन अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी तो ग्रोथ स्पीड काफी फास्ट होगी और एक दिन वो अपने बड़े भाइयों को भी पीछे छोड़ देगा। तभी एक खूबसूरत मेड आती है और बताती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस उससे मिलने आए हैं। ये सुनते ही प्रिंस तुरंत अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है। चाहे भाई ही क्यों ना हो, क्राउन प्रिंस को वेट करवाना डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। वो गेस्ट रूम में जाता है और एक घुटने पर बैठकर अपने दोनों बड़े भाइयों का वेलकम करता है। क्राउन प्रिंस का चेहरा बिल्कुल ठंडा होता है, आंखों में इमोशन जीरो होता है। वो सीधा पूछता है कि इतनी देर कहाँ था। दूसरी तरफ 4th प्रिंस थोड़ा फ्रेंडली होता है और बोलता है कि ये छोटा भाई काफी डिसिप्लिन्ड और पोलाइट हो रहा है। क्राउन प्रिंस कैजुअली कहता है कि ये बच्चा फ्यूचर में एक अच्छा चांसलर बन सकता है। फिर वो बताता है कि वो एक गिफ्ट लाया है। वो ताली बजाता है। एक डरा हुआ सर्वेंट अंदर आता है, हाथ में एक छोटा सा कॉफिन। कॉफिन से एक भारी और खतरनाक ऑरा निकल रही होती है। प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा गिफ्ट? क्राउन प्रिंस सर्वेंट को कॉफिन खोलने का ऑर्डर देता है। जैसे ही कॉफिन खुलती है, एक डरावनी ऑरा पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मरे हुए लोगों की चीखें हवा में गूंज रही हो। प्रिंस स्वॉर्ड को देखता है और सोचता है, ये क्या था जो मैंने अभी महसूस किया? क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि स्वॉर्ड उठा कर देखे। दिल से प्रिंस बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन रॉयल ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। वो स्वॉर्ड को धीरे से पकड़ता है। स्वॉर्ड उसके छोटे से शरीर के लिए काफी बड़ी होती है, फिर भी वो उसे संभाल लेता है। क्राउन प्रिंस मुस्कुरा कर बताता है कि ये स्वॉर्ड स्पेशली वाटर मेजेस के लिए बनाई गई है। इसका नाम लेवायथन होता है। वो रिवील करता है कि इससे पहले 120 लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर चुके थे और कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही प्रिंस ऑलमोस्ट स्वॉर्ड गिरा देता है। 4th प्रिंस तुरंत बोलता है कि टेंशन मत ले, अगर स्वॉर्ड ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ये टच करते ही मर जाता है। मतलब स्वॉर्ड ने इसे चूज किया है। दोनों बड़े भाई उठकर चले जाते हैं। प्रिंस झुककर खड़ा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। उसका अपना भाई उसकी जान के साथ टेस्ट कर रहा था, लेकिन वो ये बात कभी बोल नहीं सकता। शाम का समय होता है। प्रिंस सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक मेड काफी टेंस लग रही है। वो पूछता है कि क्या बात है। मेड पहले हेजिटेट करती है, फिर सच बोल देती है, मुझे थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए। मेरे गांव में फ्लड आ गया है, सब कुछ बह गया, घर वाले भूखे हैं। मैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाकर अपना शरीर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ। ये सुनते ही प्रिंस उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो उसकी पर्सनल मेड है और वो उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। वो बोलता है कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ, उसे एक नई जॉब मिलेगी, रियर गेट क्लोजर। सैलरी होगी $5000 पर मंथ।
ज़ोई शॉक में आ जाती है। ना उसने कभी ऐसी जॉब सुनी होती है, न इतनी सैलरी। प्रिंस आगे बोलता है कि कैपिटल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक खाली घर है जहां वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। ज़ोई की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी हाउस बटलर आता है और पूछता है कि क्या चाहिए। प्रिंस फ्लड के बारे में पूछता है और ऑर्डर देता है कि उस एरिया में जितनी जमीन मिल सके सब खरीद ली जाए। बटलर कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट लॉस माना जाता है। प्रिंस शांत आवाज में समझाता है कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो विलन्स उस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ये बात सुनकर डिलन भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गहरी सोच कभी किसी इतने छोटे प्रिंस में नहीं देखी थी। नोवा खुद सोचता है कि पिछली जिंदगी में उसने तबाही काफी देखी थी, शहर उजड़ते हुए, लोग मरते हुए, लेकिन ये सच वो किसी को कभी बता नहीं सकता। डिलन शांत तरीके से हिसाब लगाता है। फ्लड वाले पूरे एरिया की जमीन खरीदने में लगभग $70 मिलियन लगेंगे। नोवा खुद भी मानता है कि ये बहुत बड़ी रकम है। उसके सारे रिटेनर्स मिलकर साल भर में सिर्फ $80,000 कमा पाते हैं। नोवा के पास खुद के फंड्स में लगभग $50 मिलियन होते हैं जो उसे टैक्सेस और अपने भाइयों के गिफ्ट से मिले होते हैं। फिर भी $20 मिलियन कम पड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिलन से पूछता है कि कैपिटल के साउथ में जो जमीन उनके पास है उसका क्या हाल है। नोवा सीधा कह देता है कि उस जमीन को बेचना पड़ेगा। ये सुनते ही डिलन ऑलमोस्ट पैनिक कर जाता है। वो बोलता है कि ये जमीन खुद राजा ने गिफ्ट की थी, उसे बेचना इंपीरियल फैमिली का सीधा अपमान होगा। अगर कोर्ट तक बात पहुंची तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। नोवा बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि अपने फादर को वो खुद संभाल लेगा। उसके हिसाब से नोबल्स का काम सिर्फ लग्जरी में जीना नहीं होता, बल्कि जब जरूरत पड़े अपनी चीजों का बलिदान देना भी होता है ताकि सब्जेक्ट्स शांति और खुशी में रह सकें। उसके दिमाग में एक और सोच भी चल रही होती है। पब्लिक उन नोबल्स को ज्यादा पसंद करती है जो अपनी चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं, और ये इमेज फ्यूचर में काम आ सकती है। डिलन बिना कुछ बोले झुक जाता है। वो कहता है कि सारी अरेंजमेंट्स वो संभाल लेगा और तुरंत तैयारियों में लग जाता है। अगली सुबह नोवा अपनी मेड्स के पूरे ग्रुप के साथ तैयार होता है। आज उन्हें फ्लड अफेक्टेड एरिया का इंस्पेक्शन करना होता है। तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी उसे बुला लेता है। नोवा तुरंत पहुंचता है, पोलाइटली ग्रीट करता है और माफी मांगता है कि पहले नहीं आ पाया। हेनरी मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है कि नोवा कहाँ जाने वाला है। नोवा बताता है कि दसा नाम का एक रीजन है जो पूरी तरह फ्लड हो चुका है। वो वहां जमीन खरीदना चाहता है और खुद जाकर नुकसान का अंदाजा लगाना चाहता है। हेनरी की नजर नोवा के पास रखी हुई स्वॉर्ड पर पड़ती है। वो पूछता है कि क्या वो उसे साथ ले जाने वाला है। नोवा बताता है कि सिर्फ सेफ्टी के लिए रखी है। अभी तक स्वॉर्ड के साथ उसे कोई खास फीलिंग नहीं आई है। हेनरी नोवा को भीड़ से दूर ले जाता है और थोड़ी सीरियस आवाज में बात करता है। वो कहता है कि एल्बर्ट की अचानक जेनरोसिटी उसे थोड़ी सस्पिशियस लगी थी, इसलिए उसने खुद रिसर्च किया। हेनरी समझाता है कि ये स्वॉर्ड कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, इसका अपना दिमाग है। ये सिर्फ उसी को मानेगी जिसे ये अपना असली मास्टर समझेगी। नोवा को याद आता है वो विजन जिसमें उसने देखा था कि कैसे पहले लोग इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश में मर गए थे। नोवा रियलाइज करता है कि ये स्वॉर्ड एक पागल कुत्ते जैसी है। जब तक वो इसे डोमिनेट नहीं करेगा तब तक ये कभी पूरी तरह उसकी नहीं बनेगी। हेनरी वार्न करता है कि बिना बहुत ज्यादा जरूरत के स्वॉर्ड का यूज ना करे। उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि ये ब्लेड पहले भी कई लोगों की जान ले चुकी है और आगे भी ले सकती है। वार्निंग के बाद नोवा दासा के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तबाही का लेवल देखकर शॉक हो जाता है। पानी सब कुछ बहा ले गया होता है, घर, खेती, सब कुछ खत्म। नोवा डिलन को बोलता है कि पास के गवर्नमेंट ऑफिस का पता लगाए और सारी जमीन के लीगल पेपर्स चेक करे। फिर वो खुद ज़ोई के साथ गांव के अंदर जाता है ताकि ग्राउंड रियलिटी समझ सके। वहां वो देखता है कि लोग टेम्पररी शेल्टर्स में रह रहे होते हैं और गवर्नमेंट रिलीफ फूड के लिए लाइन में खड़े होते हैं। ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है, कम से कम खाना तो मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो खिचड़ी जैसा खाना खुद टेस्ट करता है उसकी तसल्ली तुरंत गुस्से में बदल जाती है। टेस्ट इतना खराब होता है कि वो बिलीव ही नहीं कर पाता। गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं। वो लोकल ऑफिशियल को बुलाने ही वाला होता है, तभी वहां का इंचार्ज खुद आ जाता है। उसका नाम लॉर्ड गार्ल होता है। नोवा सोचता है कि शायद अब कुछ एक्शन होगा, लेकिन गार्ल नाक बंद करता है, खिचड़ी को ऊपर से देखता है और बोल देता है कि खाना बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही कुक्स खुश हो जाते हैं क्योंकि वे सिचुएशन का फायदा उठा रहे होते हैं। हेड को गार्ल को बताता है कि मैंशन में उसके लिए स्पेशल फूड तैयार है। गार्ल तुरंत इंस्पेक्शन छोड़कर फीस्ट के लिए निकल लेता है। ये देखकर नोवा का सब्र टूट जाता है। वो सीधा गार्ल के सामने जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है। वो उसे करप्ट, खुदगर्ज और घटिया आदमी बोल देता है। गार्ल का ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाता है। गुस्से में गार्ल अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। उसी पल नोवा बिना सोचे लेविथन को बुला लेता है। उसके दिमाग में एक ही सोच होती है, या तो ये स्वॉर्ड मुझे मार देगी या फिर मेरी हो जाएगी। स्वॉर्ड हवा में उड़ती हुई सीधा नोवा के पास आती है। पहले लगता है जैसे स्वॉर्ड उभे कर रही हो, लेकिन अगले ही पल स्वॉर्ड अपनी असली ताकत दिखा देती है। एक डार्क और खौफनाक ऑरा नोवा की बॉडी को जलाने लगती है। दर्द अनबेरेबल होता है। स्वॉर्ड रेजिस्ट कर रही होती है जैसे उसे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन नोवा पीछे नहीं हटता। वो अपनी पूरी विल पावर झोंक देता है। आखिरकार वो स्वॉर्ड के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। लेवियथन आखिर नोवा को एक्सेप्ट कर लेती है। उसी पल स्वॉर्ड पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाती है। अब गार्ल के पास कोई चांस नहीं बचता। नोवा आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। एक साफ बार गार्ल का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है।
पूरा एरिया शॉक में चला जाता है, कोई बोल तक नहीं पाता। तुरंत गार्ड्स नोवा को घेर लेते हैं। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। तब नोवा लेविथन को जमीन में जोर से घुसा देता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है। जमीन के अंदर एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। ये देखकर हर कोई फ्रीज हो जाता है। किसी के पास बोलने की हिम्मत तक नहीं बचती। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां का नया अपॉइंटेड नाइट भी आ जाता है। उसका नाम रोवन होता है। जैसे ही उसकी नजर नोवा पर पड़ती है, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और तुरंत एक घुटने पर बैठ जाता है। ये देखकर आसपास खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सभी लोग नोवा के सामने घुटने टेक देते हैं। नोवा बिल्कुल शांत रहता है और रोवन से कहता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहाँ के हर इंसान को ढंग का खाना मिले। रोवन तुरंत अपनी गलती मानता है, माफी मांगता है और बिना टाइम वेस्ट किए काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में आती है, नोवा को कैपिटल बुला लिया जाता है। उसे लगता है कि अब तो डांट पड़ेगी, इतना बड़ा कांड जो हो गया था। लेकिन पैलेस पहुंचकर सीन बिल्कुल उल्टा होता है। उसका फादर, खुद राजा, गुस्सा होने के बजाय उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि नोवा ने बिल्कुल सही समय पर सही डिसीजंस लिए। फिर राजा उसके स्टैट्स दोबारा चेक करता है और नोटिस करता है कि पिछली बार से वो और भी ग्रो हो चुके हैं। राजा नोवा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि फ्यूचर में भी किंगडम चलाने में उसकी मदद चाहिए होगी। ये सुनकर नोवा समझ जाता है कि उसकी वैल्यू अब सिर्फ एक छोटे प्रिंस की नहीं रही। कुछ दिन बीत जाते हैं और नोवा कैपिटल में ही रुकता है। ये शहर पूरे किंगडम का दिल होता है, सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस जगह। हर तरफ टैलेंटेड लोगों का आना जाना लगा रहता है। नोवा का प्लान क्लियर होता है, ऐसे लोगों को ढूंढना जो उसके काम आ सके ताकि उसकी अपनी ग्रोथ और तेज हो। उसकी नजर सबसे पहले एक लड़की पर पड़ती है जिसके बारे में काफी बस चल रहा होता है। बोला जाता है कि वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिंगर है और एक राइजिंग टैलेंट है। उसका नाम एली होता है। जैसे ही वो गाना शुरू करती है, नोवा एकदम चुप हो जाता है। उसकी आवाज सीधे दिल को छू लेती है। नोवा ऑब्जर्व करता है कि टेक्निकली शायद वो सबसे बेस्ट सिंगर ना हो, लेकिन उसकी आवाज में एक बात क्लियर होती है, उसे अपना काम सच में पसंद है, उसमें पैशन होता है। नोवा सोचता है कि सही ट्रेनिंग और सपोर्ट मिले तो ये लड़की काफी आगे जा सकती है। लेकिन परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही कुछ गुंडे थिएटर में घुस आते हैं। वे स्टेज की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हैं और एली को गाना बंद करने को कहते हैं। एली डर के मारे स्टेज पर ही जम जाती है। एक वर्कर बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन एक मोटा सा गुंडा उसे धक्का दे देता है और खुद स्टेज पर चढ़ जाता है। वो चिल्लाता है कि एली पैसे दे, क्योंकि सिर्फ गाने से उसके फादर के डेट्स कभी क्लियर नहीं होंगे। एली कांपते हुए कहती है कि वो पैसे कमा रही है और धीरे धीरे सब चुका देगी। लेकिन गुंडा उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर जल्दी पैसा चाहिए तो उसे गंदे तरीके अपनाने होंगे। एली साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो एक इज्जतदार लड़की है। ये सुनते ही गुंडा धमकी देता है कि अगर बात नहीं मानी तो उसकी टांगे तोड़ देगा। इसी पल नोवा खड़ा हो जाता है। वो गुंडे को कहता है कि लड़की से दूर रहे। गुंडा पलटकर नोवा को देखता है और उसे बच्चा समझकर मजाक उड़ाता है, धमकी देता है। नोवा शांति से अपनी सीट से नीचे आता है। वो बताता है कि इंपीरियल लॉ के मुताबिक बच्चों से पेरेंट्स की डेट्स चुकवाना इलीगल होता है। साथ ही किसी को मजबूर करना कि वो अपना शरीर बेचे, ये भी जुर्म होता है। गुंडा गुस्से में आकर नोवा को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेता है और कहता है कि आज इसका आखिरी दिन है। नोवा बस उंगली हिलाता है। एक खौफनाक पर्पल ऑरा फैल जाता है। अगले ही पल तीनों गुंडे जमीन पर गिर जाते हैं। नोवा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस मोटे गुंडे की तरफ पॉइंट करता है। सिचुएशन समझते ही गुंडे जान बचाकर भाग जाते हैं। जुई तुरंत इंजर्ड वर्कर के पास जाकर उसे संभालती है। नोवा वर्कर से कहता है कि अगर वो लोग दोबारा आए तो सीधे उसके पास भेज देना। जुई अपना विजिटिंग कार्ड देता है। वर्कर जब कार्ड पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि किंगडम का प्रिंस है। नोवा ये सब इग्नोर करता है और सीधे एली से पूछता है कि उसके मंथली खर्चे कितने होते हैं। थोड़ी सोच के बाद एली बताती है कि माँ के इलाज और घर के खर्चे मिलाकर लगभग $600। नोवा बिना हिचकिचाहट के कहता है कि वो उसे $2500 पर मंथ देगा ताकि वो सिर्फ अपनी सिंगिंग पर फोकस कर सके। जैसे जैसे वो इम्प्रूव करेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। एली शॉक में आ जाती है। नोवा उसे कहता है कि पहले परफॉर्मेंस कंप्लीट करे, वो पूरा गाना सुनना चाहता है। शाम को जब नोवा घर लौटता है तो एंट्रेंस पर उसे वही गुंडे दिखते हैं जो दोपहर में भाग गए थे। वे जमीन पर झुककर माफी मांग रहे होते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि वो किससे पंगाली बैठे थे। नोवा उनकी तरफ देखता तक नहीं। वो मेड को कहता है कि उन्हें भगा दे। एक प्रिंस के पास इतना टाइम नहीं होता कि जब कोई चाहे तब आकर मिल ले। तभी हेनरी भी वहां जाता है। वो कहता है कि नोवा ने बिल्कुल सही किया। अगर वो हर किसी से मिलता रहेगा तो अपनी अथॉरिटी खुद ही कम कर देगा। नोवा समझाता है कि सिर्फ अथॉरिटी का ही रीजन नहीं है। वो चाहता है कि गुंडे समझें कि वो अभी भी उनसे गुस्सा है। इसी डर की वजह से वे एली के पास दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हेनरी पूछता है कि ये लड़की कौन है जिसके लिए नोवा इतना सोच रहा है। नोवा कहता है कि वो एक टैलेंटेड सिंगर है और फ्यूचर में किंगडम के लिए एक एसेट बन सकती है। हेनरी मुस्कुराता है। वो कहता है कि नोवा उम्र में छोटा है लेकिन सिचुएशंस को बिल्कुल अडल्ट जैसे समझता है। फिर वो अपने छोटे भाई गैरी से कंपैरिजन करता है जो नोवा की एज का होते हुए भी काफी इमेच्योर है। नोवा पोलाइटली कहता है कि गैरी भी धीरे धीरे सब समझ जाएगा, लेकिन दिल ही दिल में नोवा जानता है कि हेनरी और गैरी रियल ब्रदर्स हैं, सेम मदर के, जबकि वो खुद अलग माँ से है। हेनरी फिर बात स्वॉर्ड पर ले आता है। वो मानता है कि उसे पहले यकीन नहीं था, लेकिन नोवा ने सच में लिवाइथन को मास्टर कर लिया है। हेनरी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि इतनी बड़ी स्वॉर्ड नोवा कैरी कैसे करता है। नोवा खड़ा होता है और बिना किसी ड्रामा के अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है। अगले ही सेकंड लिवाइथन हवा में अपीयर हो जाती है।
सीधा उसके सामने। हेनरी एकदम शॉक हो जाता है। उसके लिए ये पहली बार है जब कोई चीज लिटरली हवा से निकाल के दिखा रहा हो। वो थोड़ा ऑकवर्ड सा जोक करता है, पूछता है कि सॉर्ड कहां छुपा कर रखता है और क्या दर्द होता है। नोआ बस साय करता है और कामली समझाता है कि ये कोई वियर्ड जगह नहीं है। वो सॉर्ड को मैजिक से श्रिंक कर देता है, बिल्कुल छोटी सी बनाकर, और फिर उसे अपनी स्लीव के अंदर हाइड कर लेता है। हेनरी एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर सीधा कुर्सी पर बैठ जाता है जैसे उसके पैरों से ताकत निकल गई हो। वो बोलता है कि ये सॉर्ड 200 साल से नेशनल ट्रेजर के साथ बंद थी। लिखी हुई हिस्ट्री में किसी ने भी इसे कभी कॉन्कर नहीं किया। और नोआ बिना ज्यादा एफर्ट के उस रात नोआ एक सेलिब्रेशन में जाने के लिए निकलता है। रास्ते में वही गुंडे अभी भी जमीन पर पड़े होते हैं। मोटा गुंडा फिर से भड़क जाता है, चिल्लाता है कि वो उसे कहीं भी मार सकता है और प्रिंस होने का घमंड ना दिखाए। नोआ कोई जवाब नहीं देता, बस स्वॉर्ड से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है, सिर्फ एक हिंट। अगले ही पल मोटा गुंडा फिर से घुटनों पर आ जाता है, सांस भी ठीक से नहीं ले पाता। नोआ बिना देखे गैरेज में बैठ जाता है। गैरेज एक ग्रैंड मैंशन के बाहर रुकती है। अंदर से एक बुजुर्ग आदमी नोआ का वेलकम करता है। बॉल रूम में जैसे ही पता चलता है कि 13वां प्रिंस आ गया है, पूरा हॉल बस करने लगता है। होस्ट स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। नोआ कैजुअली बोल देता है कि ये एक लेजेंडरी ब्लेड है जो उसे क्राउन प्रिंस से गिफ्ट में मिली है। ये सुनते ही लोग इंप्रेस हो जाते हैं। क्राउन प्रिंस का पर्सनल गिफ्ट ये कोई छोटी बात नहीं होती। तभी भीड़ में से एक आदमी जिसका ईगो काफी फ्रेजाइल होता है, जोर से बोल देता है कि ये स्वॉर्ड फेक भी हो सकती है, रेप्लिका टॉय। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि पूरा रूम उसे सुन रहा है। बॉल रूम बिल्कुल शांत हो जाता है, सबकी नजर नोआ पर। वो आदमी पसीने में भीग जाता है। नोआ कुछ भी नहीं करता, उंगली तक नहीं हिलाता, लेकिन लिवायतन से एक मौत जैसी ऑरा निकलती है और पूरा हॉल कवर हो जाता है। सब लोग जैसे ट्रांस में चले जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नोआ स्वॉर्ड को रुकने का ऑर्डर देता है और गायब। होस्ट गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि अभी सब लोगों ने मौत को थोड़ा और करीब से महसूस किया। थोड़ी देर बाद नोआ एक छोटे से थ्रोन पर बैठता है। लोग एक एक करके आते हैं, झुकते हैं, फेवर मांगते हैं। नोआ के लिए ये सब काफी बोरिंग होता है। तभी एक ब्लॉन्ड आदमी आता है, अपना नाम बताता है और साथ में अपनी अडॉप्टेड बेटी सिंडी को इंट्रोड्यूस करता है। लड़की नोआ को देखकर थोड़ी अलर्ट हो जाती है। नोआ पूछता है कि अडॉप्शन कैसे हुआ। आदमी बताता है कि वो लड़की को स्लेव मार्केट चलाया था, लेकिन उसमें विल पावर थी, इंटेलिजेंस थी और सीखने की स्पीड भी, इसलिए उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। नोआ को ये स्टोरी पसंद आती है। वो दोनों को अपने मैंशन आने का इन्विटेशन देता है। आदमी काफी खुश हो जाता है क्योंकि पूरी भीड़ में सिर्फ उसे ही एक्नॉलेज किया गया था। बाहर आकर नोआ बताता है कि असल रीजन कुछ और था। सिंडी समहाउ उसकी पावर को सेंस कर पा रही थी। वो थोड़ी सी स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज करता है। सिंडी तुरंत पलट के सराउंडिंग्स चेक करती है जैसे अटैक एक्सपेक्ट कर रही हो। कुछ दिन बाद नोआ मार्केट में स्ट्रोल कर रहा होता है जब उसकी मुलाकात 8th प्रिंस ऑस्कर से होती है। दोनों मार्केट में घूमते हैं। रैंडम आइटम्स देखते हुए नोआ एक ग्रिमवार उठा लेता है। बुक उठाते ही उसका एक स्टैट S रैंक में चेंज हो जाता है। नोआ इंटरेस्टेड हो जाता है और बुक खरीद लेता है, लेकिन लेवायतन रिएक्ट करने लगती है। ऑस्कर बताता है कि ये एक पुराना मैजिकल टोम है। तभी बुक खुद ओपन हो जाती है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ऑस्कर नोआ को पीछे हटने को बोलता है, लेकिन नोआ सीधा स्वॉर्ड निकालकर डीमन के सामने खड़ा हो जाता है। पहला स्लैश फेल होता है। नोआ थोड़ा एक्स्ट्रा मैजिक ऐड करता है, एंगल ऊपर की तरफ रखता है और अगले ही पल क्रीचर कंप्लीटली इरेज हो जाता है। ऑस्कर बस खड़ा रह जाता है, सोचता हुआ कि उसका छोटा भाई कितना स्ट्रांग हो चुका है। एक शॉपकीपर भाग कर आता है और नोआ को एक रिंग दिखाता है। रिंग पहनते ही मैजिक एक्टिवेट होता है और नोआ का पूरा बॉडी एक शाइनी आर्मर से कवर हो जाता है। शॉपकीपर शॉक हो जाता है। नोआ रिंग खरीद लेता है, लेकिन ऑस्कर पेमेंट करने नहीं देता, वो गिफ्ट बोलकर दे देता है। बाद में नोआ फिर थिएटर जाता है एली का परफॉर्मेंस देखने। बाहर निकलते ही मोटा गुंडा फिर अटैक करता है। रिंग का शील्ड अटैक ब्लॉक कर लेता है और ड्राइवर उसे पकड़ लेता है। नोआ अंदर जाता है, वहां 2 ड्रंक लोग एली के लिए लड़ रहे होते हैं। नोआ उनके कपड़े मैजिक से उड़ा देता है। दोनों शर्म से भाग जाते हैं। नोआ थिएटर ओनर को बुलाता है और सिक्योरिटी पे डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। वो पूरा थिएटर खरीदने का ऑफर देता है। जोई तुरंत $100,000 निकाल के रख देती है। ओनर तुरंत मान जाता है। एली रोती हुई थैंक्स बोलती है। नोआ कहता है कि सिर्फ सिंगिंग पर फोकस करे, एक दिन उसे किंग के सामने गाना है। नोआ ऑडियंस में बैठ जाता है। एली स्टेज पर आती है और एक गाना सिर्फ उसके लिए शुरू करती है। अगले दिन नोआ अपने कमरे में होता है। मेड्स आकर बताती हैं कि कोई मेहमान मिलना चाहता है। नोआ बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि उसे अंदर भेज दो। थोड़ी देर में एक आदमी अंदर आता है जिसका चेहरा थका हुआ और टेंशन से भरा होता है। यह आदमी हांजो रीजन का गवर्नर जनरल होता है, जिसका काम फ्लड कंट्रोल संभालना होता है। एम्परर ने खुद उसे इस जिम्मेदारी के लिए अपॉइंट किया था। नोआ उसे देखते ही समझ जाता है कि ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। गवर्नर एक्सप्लेन करता है कि हांजो एक मेजर अनाज उगाने वाला रीजन है जो एक बड़ी नदी के पास है। इसी वजह से ये एरिया बार बार फ्लड्स का शिकार होता रहता है। पिछले फ्लड के बाद एम्परर ने ऑर्डर दिया था कि परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन अब तक कोई सॉलिड प्रोग्रेस नहीं हुई। नोआ सीधे पूछता है कि इतने समय में काम क्यों नहीं हुआ। गवर्नर थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर सच बोल देता है, प्रॉब्लम प्लानिंग या इंजीनियरिंग की नहीं है, प्रॉब्लम पैसों की है। एम्पायर से जो फंड्स मिलने चाहिए थे वो अब तक आए नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर फंडिंग डिले कर रही है। ये सुनते ही नोआ को सारी पिक्चर समझ आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि बात सीधे सोर्स से की जाए। गवर्नर को वहीं रुकने के लिए कहकर नोआ खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड के पास पहुंच जाता है। फाइनेंस हेड एक शातिर और खुद से खुश रहने वाला आदमी होता है। नोआ उससे सीधा सवाल करता है कि हांजो के फ्लड कंट्रोल के फंड्स रिलीज क्यों नहीं हुए। फाइनेंस हेड शांत आवाज में जवाब देता है,
कि हांजो ने इस साल टैक्स नहीं दिया। पिछले फ्लड के बाद एम्परर ने उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन दी थी, इसलिए उसका मानना है कि उनके पास अभी भी पैसा बचा होगा। पहले वो खर्च करे, फिर एम्पायर से पैसा मांगे। नोआ उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है, लेकिन आंखों में सीरियसनेस होती है। वो साफ बोलता है कि हांजो की हालत को अंडर एस्टिमेट मत करो, फ्लड के बाद वहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा। इसी वजह से एम्परर ने टैक्स एग्जेम्पशन दी थी, क्योंकि लोगों के पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। नोआ फिर सीधा कहता है, सच बोलो। फाइनेंस हेड थोड़ा घबरा जाता है और आखिरकार असली रीजन बताता है। एम्पायर के फंड्स का बड़ा हिस्सा एम्परर के नाम पर बन रहे एक वेकेशन हाउस में लग रहा है, इसलिए हांजो के लिए पैसा रोका गया है। ये सुनते ही नोहा का टोन पूरी तरह बदल जाता है। वो कहता है, एम्परर के नाम का मिसयूज करना और जनता की मदद रोकना, ये दोनों इंपीरियल क्राइम्स है। अगर पैसा तुरंत रिलीज नहीं हुआ तो मैं खुद एम्परर को रिपोर्ट करूंगा। फाइनेंस हेड समझ जाता है कि बात हाथ से निकल चुकी है। बिना बहस किए वो ऑर्डर देता है कि हांजो के फ्लड कंट्रोल फंड्स इमीडिएटली रिलीज किए जाए। गवर्नर ये सब देखकर हैरान रह जाता है। बिना तलवार उठाए, बिना आवाज ऊंची किए नोआ ने पूरी मिनिस्ट्री को झुका दिया था। वो नोहा की जजमेंट की तारीफ करता है और हांजो लौट जाता है ताकि काम तुरंत शुरू किया जा सके। थोड़ी देर बाद नोआ को मैसेज मिलता है कि एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। नोआ पैलेस पहुंचता है। एम्परर पहले ही सारी जानकारी जुटा चुका होता है। वो नोआ की तारीफ करता है कि कैसे उसने एक करप्ट ऑफिशियल को संभाला। नोआ पोलाइटली बोलता है कि उसने वही किया जो सही लगा। एम्परर कहता है कि गलत लोगों से सच निकलवाना आसान नहीं होता और इतनी कम उम्र में ये करना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। बातचीत के दौरान एम्परर लेवाइथिन का भी जिक्र करता है। उसे सोर्ड का डार्क पास्ट पता होता है, इसलिए वो थोड़ा कंसर्न्ड होता है, लेकिन फिर कहता है कि अगर नोआ सच में इसका मास्टर बन चुका है तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एम्परर नोआ को एम्पायर के सबसे महान सोर्ड्समैन से मिलवाता है। वो बताता है कि ये आदमी सालों से बेस्ट माना जाता है, लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले खुद नोआ की स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है। वो अपनी सोर्ड निकाल लेता है और नोआ को रेडी होने को कहता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, लेवाइथन के पिछले विल्डर्स की मेमोरीज नोआ के दिमाग में बहने लगती हैं। उनकी टेक्निक्स, उनके लड़ने के तरीके, सब। नोआ इन यादों को फॉलो करते हुए अटैक करता है। सामने वाला सोर्ड्समैन डिफेंड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नोआ एक प्रिसाइज मूव से उसकी तलवार हाथ से गिरा देता है। फाइट वहीं खत्म हो जाती है। नोआ खुद रियलाइज करता है कि ये जीत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, लेवाइथन के पिछले मास्टर्स का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल था। एम्पायर का ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन हार स्वीकार करता है और कहता है कि अब उसे नोआ को सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। एम्परर ये देखकर समझ जाता है कि नोआ सिर्फ एक पावरफुल मेज नहीं बल्कि एक नेचुरल जीनियस सोर्ड्समैन भी है। इस रियलाइजेशन के बाद एम्परर एक बड़ा फैसला लेता है। नोआ को नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज बनाया जाएगा। पूरे किंगडम में इस जिम्मेदारी के लायक नोआ से बढ़िया कोई नहीं। नोआ के लिए एक नई जिम्मेदारी शुरू होने वाली थी। एम्परर ने उसे नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज बनाया था और अब उसे पूरे एम्पायर के फाइटर्स को इवैल्यूएट करना था। डीएमए उसे बताता है कि पूरे एम्पायर से फाइटर्स आएंगे, वे लोग जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो नाइट बनकर सोसाइटी के अपर रैंक्स में घुसना चाहते हैं। सबसे पहले रीजनल प्रिलिमिनरीज होते हैं, जिनमें टॉप फाइटर्स शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। फिर वे कैपिटल में फाइनल बैटल लड़ते हैं। डेमियन एक्सप्लेन करता है कि हेड जज का पहला काम एक रिलायबल सबऑर्डिनेट चुनना होता है। नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये एक बड़ा मौका है। अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को अपना सबऑर्डिनेट बनाए तो एक्सपी लीच की वजह से उसके खुद के स्टैट्स टर्बो स्पीड से बढ़ेंगे। अब डिसीजन कंपटीशन फॉर्मेट पर आता है। डेमियन कहता है कि पूरा स्ट्रक्चर हेड जज ही डिसाइड करेगा। नोआ सोचता है कि रीजनल प्रिलिमिनरीज में अनफेयरनेस बहुत होती होगी, हो सकता है बेस्ट फाइटर्स कभी कैपिटल तक पहुंच ही ना पाए। इसलिए नोआ रिक्वेस्ट करता है कि रीजनल एलिमिनेशंस कैंसिल करे, सारे कैंडिडेट सीधे कैपिटल में ही कॉम्पीट करें, जहां वो खुद उन्हें जज करेगा। बाद में जोई बताती है कि डोसो रीजन हर साल सिर्फ एक कैंडिडेट भेज पाता है, क्योंकि उनके पास ट्रैवल और रहने का खर्चा तक नहीं होता। नोआ ये सुनकर तुरंत डिसाइड करता है कि अगर पैसा प्रॉब्लम है तो वो खुद पे करेगा। वो ऑर्डर देता है कि डोसो के जितने फाइटर्स आना चाहें उनका सारा खर्चा वो हैंडल करेगा। वो डिलन को कमांड देता है कि कैपिटल में जितनी भी खाली घर हैं उन्हें परचेज कर लो। साथ ही मर्चेंट्स को बताया जाए कि एक मैसिव क्राउड सिटी में आने वाला है और उन्हें अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। फिर वो बायरन से मिलता है, एक मर्चेंट जिसे वो पहले ही हायर कर चुका था। नोआ देखकर हैरान हो जाता है कि बायरन की सर्विसेज सरप्राइजिंगली सस्ती हैं। जब वो पूछता है क्यों, तो बायरन वो टिपिकल प्रिंस हैं, आपको रिस्पेक्ट देता हूं वाली लाइन बोलता है। लेकिन नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये छोटा कारण है। इस एम्पायर में कोई मर्चेंट फ्री में मेहरबानी नहीं करता। नोआ सीधा सवाल पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? बायरन पहले तो शॉक हो जाता है, फिर सच्चाई एक्सेप्ट कर लेता है। वो बताता है कि पैलेस जॉब एग्जाम में एक लड़की को सिलेक्ट करवाना चाहता है। लड़की टैलेंटेड है, बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ग्रेटिट्यूड में वो गिफ्ट्स भी भेज चुका है। नोआ का रूल सिंपल होता है, रिकमेंडेशन तभी मिलेगी अगर लड़की में सच में पोटेंशियल हो। बायरन खुशी से एग्री कर लेता है। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो अपने स्टोर के सामने नोआ का क्रेस्ट लगा सकता है। ये डायरेक्ट सिग्नल होता है, बायरन नोआ का सबऑर्डिनेट बनना चाहता है। नोआ वार्न करता है, एक रूल है,
धोखा दिया तो मौत समझ लो। बायरन बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात नोवा कैरेज में बैठकर अपने स्टैट्स चेक करता है। बायरन को सबऑर्डिनेट बनाने के बाद कुछ स्टैट्स इंक्रीज दिखे, लेकिन एक चीज उसे डिस्टर्ब कर देती है, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी एकदम से गिर गई। नोवा तुरंत समझ जाता है कि ये तभी पॉसिबल है जब अल्डारिया रीजन में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो। वो पैलेस जाता है और एम्परर को रिपोर्ट करता है कि अल्डारिया में कुछ गड़बड़ हुई है। एम्परर हैरान हो जाता है कि नोवा को कैसे पता लगा। तभी एक सर्वेंट पसीने पसीने भागते हुए आता है। अल्डारिया में रिबेलियन शुरू हो गया है। एम्परर नोवा से पूछता है कि उसके हिसाब से रिबेलियन कितना बड़ा होगा। नोवा कामली सोचता है और स्टैट्स ड्रॉप को एनालाइज करके कहता है छोटा होगा। एम्परर कंफर्म करता है अभी तक लगभग 5000 रिबेल्स। एम्परर पूछता है कि क्या नोवा खुद रिबेलियन हैंडल करना चाहता है। नोवा ऑनेस्टली कहता है कि अभी सोल्जर्स उसकी कमांड नहीं मानेंगे, वो उम्र में छोटा है, इसलिए वो सजेशन देता है कि हेनरी को कमांडर बनाया जाए क्योंकि वो सबसे प्रैक्टिकल और स्टेबल है। एम्परर तुरंत अप्रूव कर देता है। नोवा और हेनरी कैरेज में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी लेवायथन एक हैवी वाइब्रेशन जैसी वार्निंग भेजती है, डेंजर इनकमिंग। नोवा ड्राइवर को रुकने का ऑर्डर देता है। वो हेनरी को रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसलिए कैरेज से कूदकर बाहर आ जाता है। अटैकर्स पानी के मैजिक से नोवा को एक वाटरी प्रिजन में ट्रैप कर देते हैं। उनका मकसद क्लियर होता है, यंग प्रिंस को एलिमिनेट करना। लेकिन नोवा शांति से मैजिक फोकस करता है और ट्रैप को डस्ट की तरह तोड़ देता है। अटैकर्स ब्लेड और वाटर स्पेल से जानलेवा स्ट्राइक्स ट्राई करते हैं, लेकिन नोवा उन्हें बिना मेहनत के एक एक करके गिरा देता है। उनका लीडर डिसबिलीफ में कहता है, एक बच्चे ने हम सबको हरा दिया। हेनरी कैरेज से निकलकर पूरा सीन देखता है और शॉक हो जाता है कि नोवा ने सब कुछ कितनी आसानी से हैंडल कर लिया। वो कहता है कि इंटेरोगेशन का चांस चला गया। नोवा रिवील करता है कि सब अटैकर्स जिंदा हैं, उसने सिर्फ लेवायथन की ऑरा से उन्हें बेहोश किया था। अगले दिन नोवा बायरन से मिलता है और बताता है कि अल्डारिया में रेबेलियन चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए नोवा उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि एक भी शब्द लीक हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस हैवी होंगे। नोवा का प्लान सिंपल लेकिन जीनियस होता है। अल्डारिया की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कैवलरी है। अगर उनके घोड़ों का फीड ही खत्म कर दिया जाए तो उनकी पूरी आर्मी कोलैप्स हो जाएगी। नोवा ऑर्डर देता है कि अल्डारिया का सारा हॉर्स फीड सीक्रेटली बाय कर लिया जाए। बायरन ओवरवेल्म्ड हो जाता है नोवा की शार्प माइंड से। वो कहता है कि वो मिशन तुरंत शुरू करेगा। नोवा सोचता है कि जब हेनरी बैटलफील्ड में घुसेगा तो ये प्लान उनके फेवर में जबरदस्त काम करेगा। इसके थोड़ी देर बाद ही एम्पायर के कैसल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। एम्परर अरारत को पता चलता है कि रेबल्स का असली प्लान था नोआ को किडनैप करना, उसे एक जिंदा सौदा बनाकर एम्पायर को दबाना। नोआ अपने फादर को बताता है कि पकड़े के रेबल ने सब बता दिया, पर बहुत आसानी से, जो आमतौर पर शक पैदा करता है। फादर, उसने बहुत जल्दी सब बोल दिया, मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है। एम्परर उसकी बात को अप्रिशिएट करता है, पर कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एम्पायर में सच पता करने का अपना तरीका होता है। जैसे ही टॉर्चर का आइडिया दिमाग में आता है, नोआ एकदम चुप हो जाता है क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पाता। अगर 13th प्रिंस को पकड़ लिया जाता, एम्पायर को बहुत कठिन फैसले लेने पड़ते। फिर वो नोआ के डिसीजन पर आता है, हॉर्स फीड को टारगेट करना। नोआ हैरान होता है क्योंकि उसने तो बस अपने पर्सनल फंड से सारा हॉर्स फीड खरीदवा लिया था। एम्परर समझाता है कि अगर ये नॉर्मल घेराबंदी होती तो कोई भी ये तरीका इस्तेमाल करता। खासकर एल्बर्ट, जो क्राउन प्रिंस है, वो तो रेबल्स को भूखा रखकर उन्हें सीधा सबक सिखा देता। लेकिन तुमने अपने ही लोगों की पॉसिबल अटैक को सोचकर सिर्फ घोड़ों को अलग किया। ये मुश्किल और अनयूजुअल सोच थी। एम्पायर एक वॉरियर नेशन है। यहाँ तलवार सबसे बड़ा सिंबल होता है। कोट ऑफ आर्म्स में तलवार जोड़ना सिर्फ सुप्रीम लीडर की अनुमति से होता है। गलत इस्तेमाल पर मौत तक की सजा लग सकती है। इसी वजह से नोआ शॉक में पड़ जाता है जब एम्परर उसे अपने कोट ऑफ आर्म्स में तलवार जोड़ने की परमिशन दे देता है। मेरी शुक्रिया फादर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मीटिंग के बाद नोआ हॉल से बाहर आता है और बायरन एलन से मिलता है। बायरन बताता है कि प्रोसेस्ड ग्रेन जिससे हॉर्स फीड बन सकता है, उसका ट्रांसपोर्ट लिमिट होता है, लेकिन डिलीवरी के रास्ते ट्रेस किए जा सकते हैं और मोनोपोली बनाना मुश्किल नहीं होगा। पर एक बात जरूर समझ लीजिए, गरहुन रेबेल लीडर बहुत खतरनाक आदमी है। वो बदले में कोई भी हद पार कर सकता है। नोआ उनकी बात ध्यान से सुन रहा होता है, तभी एवलिन नैनो के पास दौड़ती हुई आती है। मास्टर, गेट पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी है, कह रहा है उसके पास तुरंत मैसेज है। नोआ तुरंत गेट पर पहुंचता है। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, थका हुआ, खून में भीगा हुआ, पर फिर भी सीधा। मैं अद्रा प्रोविंस की 10 आदमी की बटालियन का कैप्टन हूँ। प्रिंस, बगावत शुरू हो गई है और मेरे सुपीरियर ही असली मास्टरमाइंड है। मैं इसमें शामिल नहीं था, इसलिए सच बताने आ गया हूँ। बायरन एलन को ये रिपोर्ट बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगती क्योंकि नोआ पहले से रेबेलियन जानता था, पर नोआ फिर भी उस कैप्टन की ईमानदारी की वैल्यू समझता है। आप सच बताने आए, यही सबसे बड़ा काम था। इनका इलाज करवाओ और इन्हें 1000 लीन्स इनाम के तौर पर दिए जाएं। 1000 लीन्स एक छोटी दौलत होती है। इस पर बायरन एलन नेचुरली कंफ्यूज हो जाता है। पर मास्टर, जो इन्होंने बताया वो सब तो हम पहले से जानते थे, फिर इतना बड़ा इनाम क्यों? नोआ एक डीप सांस लेता है। वो शांत मैच्योर तरीके से जवाब देता है, वैसा जैसा एक असली लीडर देता है। निष्ठा का बदला देना ही सबसे सही तरीका होता है। शाम ढल रही थी और नोआ की ऑफिस का माहौल एकदम भारी हो गया था।
तभी जुई दरवाजे पर दिखाई देती है। चेहरा सफेद, हाथ कांप रहे थे। उसके पास एक छोटा सा पाउच था जिसमें लगभग 500 लीन्स थे और एक स्लीपिंग लिक्विड का छोटा वायल। मास्टर, एक अननोन आदमी ने मुझे ये दिया, बोला कि अगर मैं आपको ये पिला दूं तो ये मेरा इनाम होगा। नोआ तुरंत समझ जाता है रेबल्स उसे पकड़ने के लिए डेस्परेट हो चुके हैं। वो शांति से पूछता है कि जुई ने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। आपने मेरी फैमिली और पूरे गांव की मदद की है, पर अगर मैं मना करती तो वो मुझे मार देते। उसकी आंखों में असली डर था और फिर भी उसने अपने मास्टर को बचाया। नोआ बिना बोले एक चेक लिखता है, 500 लीन्स नहीं बल्कि 5500 लीन्स का। जुई शौक में आसपास देखने लगती है। मैं इतना पैसा कैसे ले सकती हूँ? ये तुम्हारी वफादारी का हक है, लेकिन असली शौक तब पड़ता है जब नोआ शांति से बोलता है कि वो स्लीपिंग ड्रग ले लेगा। तुम मुझे रेबल्स को दे देना और फिर तुरंत भाग जाना। वो तुम्हें चुप करना चाहेंगे। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। कुछ देर बाद नोआ धीरे धीरे होश में आता है। उसका सर भारी और हाथ पैर बंधे हुए थे। नोआ एक पल में पूरी सिचुएशन समझ लेता है। वो अपने कान के पीछे एक छोटा मैजिक आइटम छुपा कर रखता था। उसे निकालते ही लेवायथन सामने आ जाता है। साथ ही उसकी फिंगर रिंग भी रेबल्स ने नहीं निकाली होती। नोआ रिंग की मैजिक ब्लेड से अपनी रोप्स काट देता है। गाड़ी के ऊपर से निकलते ही वो लेवायथन को अपनी यादें दिखाने का कमांड देता है। दिखाया जाता है कि रेबल्स ने जुई की मदद से मैंशन में घुसकर नोआ को पकड़ लिया, पर जुई ने लास्ट सेकंड डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की और भाग गई। रेबल्स ने उसे इग्नोर करके बस प्रिंस को बांध के ले गए। तो तुम बच गई, गुड। नोआ गाड़ी के ऊपर चढ़कर कैंप फायर के आसपास बैठे रेबल्स के सामने खड़ा हो जाता है। एक रेबल तुरंत तलवार निकालता है। इस बार तेरा बड़ा भाई नहीं बचाने आएगा बच्चे। उसके बोलते ही नोआ एक लाइटनिंग फास्ट स्लैश मारता है। रेबल को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है। प्रिंस थोड़ा अनॉयड लग रहा होता है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और तुम जैसे लो रैंक लोगों ने मुझे किडनैप किया। वीक प्लानिंग। रेबल्स ये बात सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और एक साथ अटैक कर देते हैं। सिर्फ एक पल में नोआ अपनी तलवार की कला और लेवायथन की पावर मिलाकर पूरा मैदान शांत कर देता है। वो पानी का मैजिक इस्तेमाल नहीं करता, पर उसकी स्किल और कंट्रोल काफी था। कुछ ही लम्हों में सब खत्म हो जाता है। इसी वक्त जोई दूर से सोल्जर्स के साथ भागती हुई आती है। वो प्रिंस को सेफ देखकर लगभग रो पड़ती है। मास्टर, मैं डर के बारे बिना देखे नहीं रह सकती थी। मैंने तुम्हें भागने को कहा था। इंपीरियल सोल्जर्स डेड रेबल्स को देखकर स्टन थे। उनको लगता है ये सब नोआ ने अकेले किया। प्रिंस कैप्टन को डेड बॉडी संभालने का ऑर्डर देता है। कैप्टन एक डेड रेबल की तलवार उठाने जाता है। नोआ तुरंत चिल्लाता है, उसे मत छूना। सब पीछे हट जाते हैं। तलवार से काली घनी हवा मिया आजमा निकलना शुरू हो जाती है। नोआ समझ जाता है ये वही कर्स्ड डैगर है जिसका रेबल जिक्र कर रहे थे। उसका हेटेड इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऑरा महसूस हो रहा था। लेवायथन अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और एक पिच ब्लैक ऑरा आसमान में शूट करता है। वो ऑरा मुड़कर सीधे कारहून रेबल लीडर तक पहुंचता है जहां वो छुप कर बैठा था। अगली सुबह नोआ को फिर से एम्परर के कोर्ट में बुलाया जाता है। एम्परर अरारत सब जानता होता है कैसे रेबल लीडर रात को एक अजीब पानी के शाफ्ट से मारा गया। नेचुरली उनके हिसाब से ये नोआ और उसकी मैजिक सोर्ड का काम था। वेल डन माय सन। नोआ अंदर ही अंदर सोचता है कि वो लेवायथन का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक था जिससे उसने कर्स्ड डैगर की नेगेटिविटी को मारकर बनाकर टारगेट किया। अल्मीरिया के रेबल्स बिना लीडर के गिर गए और हेनरी फोर्थ प्रिंस ने उन्हें पूरी तरह दबा दिया। कुछ ही दिन बाद थ्रोन रूम में सब नोबल्स इकट्ठा होते हैं। एम्परर ऑर्डर देता है कि रेबिलियन प्लान करने वालों की पूरी फैमिली को सजा दी जाए। पशु तैयार रखे जाएं। एक बहुत ही कठोर पनिशमेंट। सब नोबल्स हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी नोआ आगे बढ़ता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है क्योंकि 13th प्रिंस एम्परर के फैसले को चैलेंज कर रहा था। योर मैजेस्टी, मेरी एक बात सुन लीजिए। थ्रोन रूम एकदम साइलेंट हो गया था। एम्परर अरारत का चेहरा सख्त था और वो एक शब्द में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। नोआ सीधे उनकी आंखों में देखकर शांति से जवाब देता है, पनिशमेंट हमेशा इंपीरियल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। गद्दारी के लीडर को सर काटने की सजा मिलती है। उनके 3rd डिग्री तक के रिश्तेदार और साथ देने वाले लोगों को फांसी और बाकी लोगों को उनके इन्वॉल्वमेंट के लेवल के हिसाब से सर कलम करना। कानून क्लियर है योर मैजेस्टी। ये सुनते ही हॉल में हल्की सी फिजूल हलचल होती है। एक छोटा बच्चा अपने एम्परर फादर को लॉ समझा रहा था, पर नोआ के लिए ये सिर्फ रीजन था। अगर एम्परर खुद ही कानून तोड़े तो एम्पायर में सिर्फ अफरा तफरी ही फैलती। अगर हम लॉ इग्नोर करेंगे तो एम्पायर अपनी नींव खो देगा। कृपया आप अपना फैसला एक बार दोबारा सोच लें। एम्परर कुछ सेकंड्स तक चुप रहते हैं। तुम सही हो, धन्यवाद, पर सजा छोटी नहीं होगी। मैक्सिमम सजा ही लगेगी जब तक वो लॉ के अंदर है। सारा हॉल एकदम स्टंट था। एक 13 ईयर ओल्ड ने एम्परर का फैसला बदल दिया। इस सब में एम्परर अरारत को एक बात और समझ आती है, अगर नोआ ने बीच में बोलकर रोक ना दिया होता तो उनके फैसले पर हमेशा एक दाग लग जाता। इसलिए मैं तुम्हें एक नई उपाधि देता हूँ। अगर कोई नकारात्मक रिमार्क होता या स्कोल्डिंग होती तो कोई भी प्रिंस एम्परर को रोक सकता था, पर नोआ में एक रेयर क्वालिटी थी, डायरेक्शन। वो सही रास्ता दिखाता था। आज से पूरी दुनिया जाने, नोआ अरारत द सेज। ये टाइटल सुनते ही हॉल में हल्की सी फुसफुसाहट फैल जाती है। एक प्रिंस को सेज बोलना बिल्कुल अनहर्ड था। एम्परर ने ये भी कहा कि काश नोआ पहले जन्मा होता।
बाहर लोग नोआ का नाम चीयर करते हैं, द सेज प्रिंस। नाइट सिलेक्शन भी जल्दी होने वाला था। एम्परर पूछते हैं कि नोआ ने डिसाइड कर लिया है कैसे चूज करेगा। क्या तुमने डिसाइड कर लिया मेरे बेटे? हाँ, एक आइडिया है, पर मैं उसे दिखाना पसंद करूंगा। सीन कासल के कोर्टयार्ड में शिफ्ट होता है। नोआ एक टेबल पर बैठा चाय की चुस्की लेता है। उसके आसपास सर्वेंट्स बकेट्स पकड़े हुए होते हैं। पहला बकेट मुझ पर फेंको। जैसे ही पहला सर्वेंट पानी फेंकता है, नोआ की रिंग खुद एक्टिवेट हो जाती है। एक ट्रांसपेरेंट मैजिक शील्ड पानी को हवा में ही रोक देता है और वो नीचे गिरकर हल्की सी मिस्ट बन जाता है। एम्परर अरारत जो दूर से देख रहे थे कुछ पल तक शॉक में रहती हैं। बाकी 3 सर्वेंट्स भी यही करते हैं। हर बार रिंग अपने आप एक्टिवेट होती है। प्रोटेक्शन परफेक्ट। ये मेरी सिलेक्शन मेथड होगी। रात की टेस्टिंग में उन्हें मुझ पर हमला करना होगा। जितना वो मुझे पुश करेंगे वही उनकी असली क्वालिटी बताएगा। एम्परर अरारात ने नोआ का डेमोन्स्ट्रेशन ध्यान से देखा था। तुरंत समझ आ गया कि ये मेथड सिलेक्शन प्रोसेस को ज्यादा आसान और हैंडल करने लायक बना देगा। अटैक को एब्जॉर्ब करने का काम रिंग करेगी और नोआ को पूरी रात कैंडिडेट्स टेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रिस्क भी बिल्कुल क्लियर था। अगर कोई बहुत स्ट्रांग हुआ तो प्रोटेक्शन टूट भी सकता है। मैं जानता हूँ योर मैजेस्टी, और तैयार भी हूँ। एम्परर ने अपने बेटे की आंखों में वो भरोसा देखा जो किसी वॉरियर में बहुत रेयर होता है। उन्होंने कुछ और नहीं पूछा। उनका ट्रस्ट नोआ की समझ पर पक्का था। As expected from the new sage, तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग है। देर शाम पैलेस के एक ज्यादा सुनसान हिस्से में प्रधानमंत्री नॉइज हिल एम्परर के साथ चल रहे होते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता होती है। योर मैजेस्टी, पब्लिक के सामने ये कहना थोड़ा रिस्की था कि आप चाहते थे नोआ पहले पैदा होता। एम्परर हल्का सा मुस्कुराते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उस लड़के ने मुझे अनमोल सलाह दी और बिना बैटलफील्ड पर गए दुश्मन के लीडर को खत्म कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नॉइज हिल चुप हो जाता है। एम्परर आगे चलकर एक बड़े सी सीढ़ियों वाले एरिया में रुकते हैं। ऊपर एक पुराना सा कॉफिन रखा हुआ था, भारी, सील्ड और एक अजीब सा ऑरा छोड़ता हुआ। क्रूज, ऐसे नहीं चलाओ। एम्परर धीरे से कॉफिन की तरफ देखते हैं। वो बताते हैं कि पुरानी कहानियों में लिखा है लेवाइथन का असली सील कभी तोड़ना नहीं चाहिए। पर अरारात के टोन में एक छुपी हुई उम्मीद थी, एक अजीब सा बिलीफ। शायद नोआ इस कहानी का अंजाम बदल सके। उनके शब्दों में अंधेरा भी था और रोशनी भी। वो जानते थे नोआ आम प्रिंस नहीं था। सेज टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहेली जैसी चीज लग रही थी। वक्त बीतता है और वो लम्हा आ ही जाता है जिसका सब इंतजार कर रहा था। मिल्स एम्पायर के नए नाइट्स की ग्रैंड सिलेक्शन। पुरानी जुबान में मिल्स का मतलब होता है म्यूजिक वॉरियर। मतलब यहाँ के लोगों के लिए युद्ध कला ही सबसे बड़ा गुण माना जाता है। इस एम्पायर में जिंदगी में ऊपर उठना हो तो हाथ में वेपन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए ये इवेंट हर साल लोगों की भीड़ खींच लेता है। लेकिन इस साल सीन कुछ और ही बड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार एक इंपीरियल प्रिंस खुद सिलेक्शन चीफ बन के आया है और इस वजह से हजारों लोग सिर्फ एक ही चेहरा देखने के लिए उत्सुक थे, नोआ अरारात। अगला कैंडिडेट जैसे ही बुलाया जाता है वो सीधा प्रिंस पर स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है। नोआ बिल्कुल शांत, हाथ में चाय पकड़े हुए अपने मैजिक एक्सेसरी की शील्ड में घिरा रहता है। चाहे अटैकर कितनी बार दे, शील्ड बिल्कुल नहीं टूटता। आखिर में कैंडिडेट की खुद की तलवार ही क्रैक होकर टूट जाती है। दूर से ये सब देखते हुए एम्परर के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, रिजल्ट। उनके लिए ये दिन सिर्फ एक काम के लिए होता है, नए नाइट्स का चुनाव। और एम्परर अरारत बस देखना चाहते थे कि उनका बेटा किसे चुनेगा। अगला कैंडिडेट आता है और इस बार वो फायर स्पेल छोड़ देता है। आग की भयानक लपटें नोआ के आसपास घूमने लगती हैं। लोगों की सांसें अटक जाती हैं। लेकिन फिर एक दूसरा मैजिक शील्ड एक्टिवेट होता है और फायर का कोई असर नहीं होता। सूरज ढलने को है और अभी तक कोई खास टैलेंट नहीं मिला। ये थोड़ा परेशान कर रहा है। दिन का आखिरी पार्टिसिपेंट स्टेज पर आता है, एक आर्मर पहनी हुई वॉरियर जो गहरी सांसें लेकर अपनी घबराहट को रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ पल बाद वो तेजी से प्रिंस की तरफ थ्रस्ट करती है और इस बार तलवार मैजिक शील्ड के अंदर घुस जाती है। वॉरियर तलवार को और ज्यादा ढकेलते हुए पूरा शील्ड तोड़ देती है। टुकड़े हवा में बिखर जाते हैं। फोर्स ज्यादा लगने के चक्कर में उसकी ब्लेड नोआ के बाजू को छू जाती है। 2 गार्ड्स तुरंत उसे पकड़ने आते हैं, लेकिन नोआ उन्हें रोक देता है और सीधा कैंडिडेट का नाम पूछता है। मेरा नाम शर्ली ग्रैंस है। सर झुकाए सजा का डर पर फिर सबको हैरान करते हुए नोआ घोषणा करता है, शर्ली ग्रैंस अप्रूव्ड। कुछ देर बाद नोआ अपने घर में शर्ली से मिलता है। वो पूछता है कि ये खूबसूरत आर्मर क्या उसका है। शर्ली बताती है कि ये उसके खानदान का विरासती सामान है। पर मुझे समझ नहीं आया, मुझे अप्रूव क्यों किया? मैंने तो बड़ी गलती कर दी। तुमने इंपीरियल प्रिंस को इंजर किया है, हाँ, लेकिन अटैक करने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। प्रिंस फिर उससे कहता है, एक बार और अटैक करो। वॉरियर फिर से सांस स्टेबल करके थ्रस्ट करती है। शील्ड एक्टिवेट होता है, लेकिन इस बार शील्ड टूटने का कोई भी साइन नहीं होता। अगर मैं रोकना चाहता तो तुम मुझे छू भी नहीं पाती। पहली बार मैंने खुद को हिट होने दिया था। नोआ समझाता है कि एक नाइट की बुनियाद होती है ऑर्डर्स की वैल्यू, और शर्ली ने दोनों बार बिना हिचकिचाहट ऑर्डर फॉलो किया। इसी वजह से वो उसे नाइट बनाने लायक समझता है। मैं अपनी पूरी वफादारी आपको समर्पित करती हूँ योहानस। शर्ली की ड्रामेटिक मॉयल्टी देखकर
नोआ मुस्कुराता है और उसका स्टेटस चेक करता है। यहाँ वो देख पाता है कि शर्ली का एबिलिटी ग्रोथ इस साल सबसे ज्यादा हुआ है। इसी बीच रूम का दरवाजा खुलता है। जोई एक कोड डॉक्टर के साथ आती है, गुड टॉक क्लोए। वो आज नोआ का जख्म देखने आए हैं। इतना भी सीरियस नहीं था, पर ठीक है, चेक कर लो। ये कैसा ठीक कर रहे हो? अब हमारे गांव में तो किसी डॉक्टर को मैंने कभी नहीं देखा। शर्ली हैरान थी क्योंकि उसके गांव में बीमारियों से निपटने का तरीका बिल्कुल अलग था। वहाँ गांव का एल्डर बस दुआ करता है और कहता है कि बीमारी भाग जाएगी। गरीब इलाकों में ये काफी कॉमन होता है। नोआ कुछ पल सोचता है और फिर एक फैसला लेता है, सीधा और साफ। शर्ले, मेरा पहला ऑर्डर, अपने गांव के इंटेलिजेंट बच्चों को यहाँ लाओ। वो कहता है कि सारा खर्च नोआ खुद उठाएगा ताकि कल को यही बच्चे डॉक्टर बन के अपने गांव को संभाल सके। ये सब मेरे गांव के लिए। आंखों में आंसू, आवाज में ग्रेटिट्यूड, लेकिन नोआ उसे एटिकेट याद दिलाता है। नाइट हो, ज्यादा झुकना मना है। अगले दिन शर्ली अपनी आर्मर पहनकर नीचे आती है। हॉलवे में जोई मिल जाती है। कैसी रही रात? आराम से सोई? नहीं, रूम अभी नया सा लग रहा है। दोनों वॉक करते हुए सर्वेंट्स मैंशन के आसपास का माहौल देखते हैं। शर्ली को हर चीज अजीब लग रही थी। एक प्रिंस के घर में इतनी सिंप्लिसिटी अनयूजुअल थी। रास्ते में कुछ मेड्स एक गर्म गॉसिप में लगी थी, प्रिंस की फ्यूचर वाइफ कौन होगी। पर वो तो सिर्फ 6 साल का है। एक मेड सजेस्ट करती है कि लेडी अल्मीरिया की अटेंडेंट सही मैच हो सकती है। सब अग्री करते हैं, बस जोई को ये बात बेकार लगती है। दूर से एक और मेड बोलती है कि प्रिंस की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके घर के आसपास नए कैफेज तक खुल गए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि लोग उन्हें देख सके। इवन एवेलिन कहती है कोई प्रिंस नोआ जैसा काइंड नहीं है। फिर वो जोई को छेड़ती है, क्यों तुमने मैजिक सीखना शुरू किया? मास्टर को एक्स्ट्रा सेफ रखने के लिए? नहीं, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी अच्छे से करना चाहती हूँ। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जोई वहाँ से निकल जाती है। बाद में नोआ को रोवन ग्रीन सिलेक्शन की रिपोर्ट्स देता है। कमांडर कहता है कि नए रिक्रूट्स फर्स्ट रेट निकले और प्रिंस के मेथड की वजह से नाइट कॉप्स बहुत ग्रेटफुल है। सबको मेरी तरफ से फॉर्मल थैंक्स भेज दो। उसके बाद वो शर्ली से कहता है कि रोवन को बाहर तक स्कॉट करे। अब समझ आया तुमने मुझे शर्ली के साथ क्यों भेजा। वो जाने से पहले कहता है, एक ग्रेट पर्सन को फॉलो करने में कोई गलती नहीं जब तक तुम मेहनत करना नहीं छोड़ती। रात को नोआ अपने घर में एक पार्टी होस्ट करता है। आलिची अपने गाने परफॉर्म कर रही होती है। गेस्ट्स में बायरन एलन और उसकी बेटी सिंडी भी होती है। नाइट सिलेक्शन की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये इवेंट सबके लिए है, सभी को इंक्लूड होना चाहिए। जैसे ही नोआ अपनी बात पूरी करता है, अलीची अपना गाना खत्म करती है और नोआ सबसे पहले ताली बजाकर उसे थैंक्स देता है। बाकी गेस्ट्स भी उसके बाद अपलॉज में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच जोई मास्टर के पास आती है, हाथ में एक लेटर लेकर जो उनके नाम पर था। जोई थोड़ी देर हिचकिचाई थी, जैसे इसमें कुछ गलत होने का एहसास हो। नोआ भीड़ से थोड़ा दूर जाकर शांति से लेटर खोलता है। पत्र किसने भेजा ये लिखा ही नहीं था। जोई बताती है कि गेट गार्ड ने कहा, जिसने दिया वो तुरंत भाग गया। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, योर हाइनेस? लेविथन अपनी शीट के अंदर हल्की सी कंपकपी दिखाता है, पर नोआ शांत रहता है। सब ठीक है, बस अल्मीरिया के बचे हुए रेबल्स अभी भी रास्ते से भटक रहे हैं। उसके हिसाब से जिसने लेटर भेजा है वो शायद उन्हीं में घुसा हुआ सोल्जर होगा जो पहले भी रिबेलियन की वार्निंग देने आया था। वो सच में वफादार लग रहा था। शायद उसने रिवॉर्ड भी वापस कर दिया हो, लेकिन नोआ को सबसे बड़ी फिक्र थी, अगर वो आदमी पकड़ा गया तो उसे किसी भी वक्त मार भी दिया जा सकता है। मेरा भाई हेनरी अभी भी अल्मीरिया में ही है, मैं उसे रोकने के लिए तुरंत मैसेंजर भेजूंगा। कुछ दिन बाद एक और लेटर आता है। इस बार नोआ के चेहरे पर अफसोस दिखाई देता है। सोल्जर पकड़ा गया और उसे वही टॉर्चर झेलना पड़ा जिसका डर नोआ को था। काश उसने मुझसे बात की होती। ये राज छुपाने की कीमत उसने बहुत महंगी चुकाई। वो जिंदा तो है क्योंकि हेनरी की ट्रूप्स ने उसे रेस्क्यू कर लिया, लेकिन बेहोशी में है। नोआ इसे अपनी जिम्मेदारी मानता है। ऐसा मत कीजिए योर हाइनेस, ये आपकी गलती नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उस आदमी ने अपनी मर्जी से रिस्क लिया था। लेकिन नोआ कहता है कि अगर वो पहले समझ जाता तो ये सब रुक सकता था। जैसे उसके पिता ने कहा था, इन्फॉर्मेशन भी एक शक्ति है। जोई, अल्मीरिया से कॉन्टैक्ट करो, जितना खर्च हो सब डॉक्टर्स सब मेडिसिन इस्तेमाल करो। उस आदमी को हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। ऑर्डर देने के बाद नोआ सोचता है, एक लॉयल आदमी की जिंदगी एक इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा कीमती होती है। कुछ वक्त बाद नोआ अपनी नाइट के साथ बाजार में चल रहा होता है। शर्ली हर दुकान हर स्टॉल को आंखों में जैसे पहली बार देख रही होती है। यहाँ तो सब कुछ इतना अलग लग रहा है। मैं अपने भाई हेनरी के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। रिबेलियन में उसने बहुत मदद की। दोनों एलन बार्ड्सले की दुकान पर पहुंचते हैं। प्रिंस को नए नए महंगे एक्सेसरीज दिखाए जाते हैं, इतने शानदार कि शर्ली बोल भी नहीं पाती। लेकिन नोआ की नजर एक चीज पर टिकती है, एक क्लॉथ से ढकी हुई आइटम। जैसे ही कपड़ा हटाया जाता है, एक खूबसूरत ग्लास स्टैचू सामने आती है, जिसे देखकर रूम में एक चुप्पी सी फैल जाती है। ये लिंजी की बनाई हुई मास्टरपीस है। ये टेक्निक अब खो चुकी है और सिर्फ 2 वाइडल्स बचे हैं। तभी शॉप का दरवाजा खुलता है। 8th इंपीरियल प्रिंस ऑस्कर अर्रात अंदर आता है। वो जैसे ही स्टैचू देखता है, उसकी आंखें पहचान लेती हैं। लिंजी का काम, मेरे पास इसका दूसरा पीस है। ये सुनकर सब जड़ हो चुके थे, लेकिन नोआ सीधा जाकर स्टैचू को उठाता है और जमीन पर पटक देता है। ग्लास का अनमोल टुकड़ा हजारों पीसेस में टूटकर बिखर जाता है। योर हाइनेस, बहुत ही शांत चेहरे के साथ नोआ उसे और ज्यादा पैसा दे देता है और कहता है, एक अफवाह फैला दो कि दूसरा स्टैचू एक्सीडेंट में टूट गया। स्मार्ट मूव, एक ही पीस बचा तो वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगी। ये इनसाइड मुझे तो अडल्टहुड के बाद समझ आई। ऑस्कर निकल जाता है और नोआ को अब फिर एक नया गिफ्ट ढूंढना पड़ता है।
एलन खुशी से फूला नहीं समाता क्योंकि आज का दिन उसके लिए सोना उगल रहा था। शाम ढलने लगती है। शॉप से निकलते हुए नोआ नोटिस करता है कि शर्ली अभी भी किसी सोच में डूबी हुई है। क्या सोच रही हो? बस जब से मैं आपके साथ हूँ हर चीज मुझे हैरान कर देती है। आज भी रीजन समझ आया, पर वो स्टैचू, वो तो एक अनइमेजिनेबल ट्रेजर था। मेरे लिए वो सिर्फ एक चीज थी। असली ट्रेजर तो वो लोग हैं जो अपनी जान रिस्क में डालकर इन्फॉर्मेशन लाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो वफादार है। और वह शर्ली की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। और तुम भी उन्हीं ट्रेजर्स में से एक हो। ये सुनते ही शर्ली का दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसकी लॉयल्टी और मजबूत हो गई हो। मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी योर हाइनेस। नोआ के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बड़े होने तक और ज्यादा ट्रेजर इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि एक दिन एक चोर आएगा और वो उन सबको चुरा ले जाएगा। नोआ की जीनियस प्रिंस वाली जिंदगी यूं ही चलती रहती है और देखते ही देखते 6 साल का लंबा वक्त किसी पलक झपकने जैसे बीत जाता है। अब नोआ 12 साल का हो चुका है और ये यंग प्रिंस नए चैलेंजेस और बड़े मौकों के लिए बिल्कुल तैयार है। एक सुबह नोआ अकेले ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है जहां जोई उसे सर्व कर रही है, पर नोआ का ध्यान वहां खड़ी एक नई मेड जिगी पर जाता है जो बड़ी हैरानी से खिड़की के बाहर ताक रही है। नोआ उससे पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी है, जिस पर वो बताती है कि उन लोगों की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही जो प्रिंस के बर्थडे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। नोआ समझ जाता है कि ये नई मेड इतनी हैरान क्यों है। तभी जोई उसे बताती है कि पिछले साल तो ये सिलसिला पूरे 1 हफ्ते तक चला था। ये सुनकर तो जिगी के होश ही उड़ जाते हैं। नोआ उसे समझाता है कि ये सिर्फ गिफ्ट्स लेना नहीं है, बल्कि हर एक गिफ्ट और उसे भेजने वाले की एक डिटेल लिस्ट बनानी पड़ती है, जो कोई आसान काम नहीं है। इसलिए उसने अपनी सबसे भरोसेमंद मेड आइवेलिन को इस काम पर लगाया है ताकि वो खुद सुकून से रह सके। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद नोआ सीधे मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेडक्वार्टर्स निकल जाता है, क्योंकि एम्परर ने खुद उसे वहां काम करने का जिम्मा सौंपा है। वहां पहुंचकर वो मिलिट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के कमरे में जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि 4th प्रिंस हेनरी हैं। हेनरी और एक नाइट नोआ का स्वागत करते हैं। काम की बात शुरू करने से पहले हेनरी बताता है कि उन्हें एक इंपीरियल ऑर्डर मिला है, जिसके मुताबिक नाइट कैप्टन रियाज की कमांड में एक आर्मी भेजनी है ताकि एम्पायर के सदर्न हिस्से में हो रहे रिबेलियन यानी विद्रोह को कुचला जा सके। वहां के बारबेरियंस काफी जिद्दी और खतरनाक है, इसलिए प्लान ये है कि उन्हें पूरी ताकत से खत्म किया जाए। पर हेनरी कोई भी कदम उठाने से पहले नोआ की राय जानना चाहता है। नोआ को हेनरी का प्लान सही लगता है और वो नाइट रियाज की तरफ देखता है, जो हेनरी का खास बंदा है और काफी बार जंग के मैदान में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। नोआ को लगता है कि रियाज पर भरोसा किया जा सकता है, पर तभी वो उससे एक सवाल पूछता है कि वो असल में अपने साथ कितने सोल्जर्स ले जा रहा है। ये सवाल सुनते ही नाइट के पसीने छूट जाते हैं और वो जवाब देने में हिचकिचाने लगता है। हेनरी को उसका ये बर्ताव देखकर गुस्सा आ जाता है और वो फौरन एक्सप्लेनेशन मांगता है। रियाज तुरंत जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगता है, पर नोआ हेनरी को शांत कराते हुए कहता है, भाई गुस्से मत होइए, ये तो पुरानी आदत है। नोआ हेनरी को याद दिलाता है कि वॉर के वक्त जनरल्स को फंडिंग उतने ही सोल्जर्स के हिसाब से मिलती है जितने वो दिखाते हैं, इसलिए कुछ जनरल्स लिस्ट में मर्चेंट्स और दूसरे हेल्पर्स के नाम डाल लेते हैं ताकि ज्यादा पैसा मिल सके, जिसे वो अपनी जेब में रख सके। रियाज फिर से माफी मांगता है, पर नोवा दोनों को थोड़ा चिल करने के लिए कहता है। वो रियाज से कहता है कि अगर वो आर्मी की मदद के लिए एक्स्ट्रा लोग रखना चाहता है तो ये उसका हक है और वो फंडिंग से थोड़ा हिस्सा अपने लिए भी रख सकता है। हेनरी को भी एहसास होता है कि अगर वो नॉन सोल्जर्स को रजिस्टर करते हैं तो दुश्मन को लगेगा कि उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, जिससे वो डर जाएंगे। हेनरी नोवा की तारीफ करता है कि कैसे उसने ना सिर्फ घोटाला पकड़ा बल्कि उसका एक पॉजिटिव साइड भी ढूंढ निकाला। कैप्टन रियाज, मुझे सच बताइए, कितने फेक सोल्जर्स रजिस्टर किए हैं आपने? प्रिंस, तकरीबन 2000। नोवा उसे ऑर्डर देता है कि वो फौरन उन 2000 की जगह असली सोल्जर्स को भर्ती करे। रियाज के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद नोवा फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एक नोट लिखता है और रियाज से कहता है कि ये उन्हें दे देना। इससे उसे 2000 सोल्जर्स के बराबर पैसा मिसलेनियस खर्चों के नाम पर मिल जाएगा, जिसे वो खुद रख सकता है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि करप्शन के बावजूद उसे इनाम क्यों मिल रहा है। ये पैसा तुम्हारा है, पर बदले में मुझे एक फ्लॉलेस विक्ट्री चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। हेनरी काफी इंप्रेस होता है कि कैसे नोवा अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए हर तरह का रास्ता अपना रहा है। जब वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, हेनरी नोवा से पूछता है कि क्या उसने अब तक कभी असली जंग नहीं देखी। नोवा हाँ कहता है और अपने स्टैट्स देखता है, जो अभी भी लेवल 1 पर हैं, क्योंकि उसने कभी असली लड़ाई नहीं लड़ी। एम्पायर में अक्सर रॉयल बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते हैं और भले ही वजह बीमारी बताई जाए, पर असल में वो पावर के लिए किए गए असैसिनेशंस होते हैं। इसलिए रॉयल बच्चों को मैदान जंग से तब तक दूर रखा जाता है जब तक वो बड़े ना हो जाए, जब तक कि एम्परर का कोई डायरेक्ट ऑर्डर ना हो। नोवा, तुम 12 साल के हो गए हो, अब तुम्हें थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। जब भी एम्परर का हुक्म होगा मैं तैयार रहूंगा। हेनरी कहता है कि नोवा के पास लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड है तो उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तभी हेनरी की गाड़ी अचानक झटके से रुकती है, क्योंकि एक लड़की उनके सामने आ गिरती है। वो गिड़गिड़ाकर मदद मांग रही होती है और जल्दी अंधेरी गलियों से और भी बच्चे बाहर निकलते हैं। उनके पीछे कुछ गुंडे होते हैं जो उन्हें पकड़कर एप्स्टीन आइलैंड भेजना चाहते हैं। वो लड़कियों को जबरदस्ती ले जाने
बुलाने की कोशिश करते हैं, तभी नोवा बाहर निकलता है और उन्हें रोकने को औरत देता है। उन बदमाशों को पता नहीं होता कि वो किससे बात कर रहे हैं। ए बच्चे, जाकर अपनी माँ का दूध पी, हमारे काम में मत आ। नोवा को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन स्लेव ट्रेडिंग एम्पायर में इलीगल है। जब सवाल बढ़ने लगते हैं तो गुंडे हिंसा पर उतर आते हैं। नोवा बिना वक्त गंवाए लवियाथिन को समन करता है और एक ही पल में अपनी स्वॉर्ड से उन्हें ढेर कर देता है बिना उन्हें मारे। वहां मौजूद लोग उसकी स्किल देखकर दंग रह जाते हैं, हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाते। नोवा बच्चों को तसल्ली देने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है कि तभी अंधेरे से कमजोर सा बूढ़ा आदमी निकलकर उसका स्वागत करता है। वो खुलेआम ऐलान करता है कि वही इस स्लेव ट्रेडिंग का मास्टरमाइंड है और नोवा को धमकी देता है कि उससे पंगा न ले, क्योंकि उसके पीछे फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का हाथ है। नोवा समझ जाता है कि ये पुराना खिलाड़ी जरूर कोई बड़ा शातिर होगा जो इतने यकीन से बात कर रहा है। वो सोचता है कि अब इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि लड़कियों को यहीं छोड़ दो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ देखा ही नहीं। पर नोवा समझौता करने वालों में से नहीं था। वो हेनरी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को जानता है, पर हेनरी साफ इंकार कर देता है। नोवा भी कहता है कि वो इसे नहीं जानता और जैसे ही वो बूढ़ा कुछ बोलने की कोशिश करता है, नोवा लिव्याथिन की कर्व एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। फिर नोवा जोर से चिल्लाकर कहता है कि आजकल कोई भी ऐरा गैरा फर्स्ट प्रिंस का नाम लेकर घूम रहा है। वो कहता है कि आम लोग शायद धोखा खा जाएं, पर वो और उसका भाई नहीं, और सब लोग नोवा की बात पर यकीन करने लगते हैं। नोवा उन मासूम बच्चों को अपने घर ले जाने का फैसला करता है ताकि उन्हें थोड़ा सुकून मिल सके। हेनरी नोवा की ये समझदारी को देखकर काफी प्रभावित होता है। नोवा उसे समझाता है कि अगर ये लोग सच में गिलबर्ट के लिए काम कर रहे थे तो वो उन्हें मार तो नहीं सकता था, पर एक प्रिंस होते हुए वो इलीगल स्लेव ट्रेडिंग को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उन्हें फेक करार दे दिया और गिलबर्ट के पास भेज दिया, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही उन्हें रास्ते से हटा देगा। भाई, अगर मैं उन्हें वहां सजा देता तो बात बढ़ जाती। अब गिलबर्ट खुद ही अपने सबूत मिटा देगा। उसी शाम जब नोवा और हेनरी डिनर कर रहे होते हैं, तभी बटलर एक जरूरी खबर लेकर आता है। फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट का एक संदेश आया जिसमें उसने नोवा का शुक्रिया अदा किया है कि उसने उन धोखेबाजों को पकड़ा जो प्रिंस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। गिलबर्ट ने यह भी बताया कि वो उन्हें अदालत भेजने की तैयारी कर रहा था, पर उन सब ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सबको पता है कि यह सच नहीं है। गिलबर्ट ने खुद उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। हेनरी बताता है कि गिलबर्ट एक बहुत ही अय्याश जिंदगी जीता है और बेहिसाब पैसा उड़ाता है, इसलिए जरूर वो ऐसे गलत धंधों में लिप्त होगा। सिर्फ पैसे उड़ाने के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। ये स्लेव ट्रेड और एस्टेट्स तो सिर्फ एक पर्दा है, असल खेल कुछ और ही है। हेनरी हैरान रह जाता है कि कैसे उसके 12 साल के भाई ने इतनी गहरी साजिश का अंदाजा इतनी जल्दी लगा लिया। अगले दिन नोवा उन बच्चों से मिलता है जिन्हें उसने बचाया था और उन्हें बताता है कि अब वो आजाद है और अपने घर जा सकते हैं, पर बच्चे कहीं नहीं जाते। उनके चेहरों पर डर साफ दिखता है, क्योंकि उनके घर वाले ने ही उन्हें बेचा था। नोवा को एहसास होता है कि अगर ये वापस गए तो इनका सौदा फिर से हो जाएगा, इसलिए उन्हें अपने पास ही रखने का फैसला करता है। वो बटलर को उनके रहने, काम और पढ़ाई का इंतजाम करने का हुक्म देता है। क्या आपने हमें खरीद लिया है? नहीं, तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो, पर जब तक यहाँ हो मुझे गद्दारी पसंद नहीं। नोवा का मानना था कि लोग ही असली खजाना होते हैं और इसी सोच के साथ वो अपना एक पुराना सपना पूरा करने निकलता है। वो आइवलिन को अपने ऑफिस बुलाता है। आइवलिन को लगता है कि शायद गिफ्ट्स की लिस्ट के बारे में बात होगी, पर नोवा उसे एक एनवेलप थमा देता है। वो उसे नौकरी से निकाल रहा है, पर किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि उसे अपने जिले का मेयर बनाने के लिए। आइवलिन हैरान रह जाती है कि एक मेड से सीधे गवर्नमेंट ऑफिसर। आइवलिन, तुम बहुत समझदार हो। मेरे लिए चाय बनाना तुम्हारी टैलेंट की तौहीन है। जाओ और मेरे लिए उस शहर को संभालो। जल्द ही नोवा को एम्परर के दरबार में बुलाया जाता है। एम्परर ने सुना था कि कैसे नोवा ने गिलबर्ट की इज्जत बचाई थी। नोवा बड़ी सादगी से कहता है कि वो तो बस उन बच्चों को बचाना चाहता था, बाकी सब महज एक इत्तेफाक था। उसे पता है कि गिलबर्ट ने खुद ये बात एम्परर तक पहुंचाई होगी ताकि वो खुद मासूम दिख सके। एम्परर थोड़े गंभीर होते हैं और पूछते हैं कि ऐसे अपराधियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। कानून के हिसाब से उनके सरदार का दाहिना हाथ काट देना चाहिए और बाकी सबको आर्मी में भेज देना चाहिए। दरबार में हंसी मजाक का माहौल बनता है जब एम्परर कहते हैं कि अगर वो होते तो वो भेस बदल कर जाते और उनसे मार खाते ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। प्राइम मिनिस्टर मजाक में कहता है कि ये तो इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जुर्म होता और उन्हें मौत की सजा मिलती, पर यहाँ नवाज सबको फैक्ट चेक कर देता है। वो कहता है कि अगर एम्परर भेस में है और गुंडे को पता ही नहीं कि सामने कौन है, तो कानूनी तौर पर यह सिर्फ एक साधारण अटैक यानी कि असॉल्ट माना जाएगा, ना कि इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जुर्म। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। नोवा को लगता है कि शायद उसने प्राइम मिनिस्टर को टोक कर गलती कर दी है, पर तभी एम्परर जोर से हंसने लगते हैं और प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि वो शर्त जीत गए। असल में ये सब नोवा को परखने के लिए एक शर्त थी। नोवा, तुमने साबित कर दिया कि कानून की समझ तुमसे बेहतर किसी को नहीं है। आज से मैं तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अपॉइंट करता हूँ। पूरा दरबार नोवा के नाम से गूंज उठता है। हेनरी के बाद नोवा दूसरा प्रिंस है जो इतनी कम उम्र में मिनिस्टर बना है।
नोवा को समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। उस रात जब वो अली का गाना सुन रहा होता है, उसका दिमाग अभी भी दरबार की बातों में उलझा होता है। उसे लग रहा है कि एम्परर के इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छपा है, पर फिलहाल वो ओवरथिंकिंग छोड़कर उस पल को एंजॉय करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर को प्राइम मिनिस्टर से एक चिंताजनक रिपोर्ट मिलती है, जिसे वो फौरन सुलझाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अगले दिन नोवा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ निकल पड़ता है, जो अब से उसका नया ऑफिस होने वाला है। शर्ली कैरेज का दरवाजा खोलती है और नोवा बड़े ही रौब के साथ उन एम्प्लॉइज के सामने से गुजरता है जो अपने नए नवेले मिनिस्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने ऑफिस पहुंचते ही वाइस मिनिस्टर वाइनी उसका स्वागत करता है। नोवा उसे देखकर सोचता है कि ये बंदा काफी काबिल और मेहनती होगा, जो इतनी छोटी उम्र में इस मुकाम तक पहुंच गया है। नोवा सीधा काम की बात पर आता है और वाइनी से अपने नए ओहदे यानी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की जिम्मेदारियों के बारे में पूछता है। वाइनी बताता है कि उसके दो मेन काम हैं। पहला, पूरे एम्पायर के अदालत का काम देखना, और दूसरा, बड़े और संगीन जुर्मों को हैंडल करना, बिल्कुल वैसे ही जैसी 6 साल पहले नोवा के इलाके में रिपेलियन हुई थी। वाइनी, क्या मुझे कभी कभी जज की कुर्सी पर भी बैठना पड़ेगा? जी प्रिंस, बड़े केसेस में फैसला आप ही को सुनाना होगा। इसके बाद नोवा एक ऐसा सवाल पूछता है कि वाइनी के होश उड़ जाते हैं। नोवा उससे बड़े आराम से पूछता है कि वो साल भर में कितनी रिश्वत यानी ब्राइब खा लेता है। वाइनी के पसीने छूटने लगते हैं और वो साफ इनकार कर देता है, पर नोवा उसे ठंडा करते हुए कहता है कि वो बस जानना चाहता है और ये बात इसी कमरे में रहेगी। नोवा का भरोसा जीतने के बाद वाइनी सच उगल देता है। वो बताता है कि वो बाकी करप्ट ऑफिसर्स जैसा नहीं है, इसलिए वो साल में मुश्किल से $1000 की रिश्वत लेता है, जबकि उसके नीचे काम करने वाले इससे 10 गुना ज्यादा लूट रहे हैं। वाइनी का अपना एक उसूल है, वो खून खराबे यानी मर्डर के केसेस में रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि उसमें पकड़े जाने का डर होता है और दुश्मन भी खतरनाक हो सकते हैं। वो रिश्वत सिर्फ उन केसेस में लेता है जहां फैसला किसी भी तरफ झुक सकता हो। ये सुनते ही नोवा फौरन एक पे स्लिप लिखता है और वाइनी की सैलरी बढ़ाकर $5000 कर देता है, जो उसकी रिश्वत की कमाई से 5 गुना ज्यादा है। नोवा उससे शर्त रखता है कि इतने पैसे लेने के बाद वो कभी रिश्वत को हाथ नहीं लगाएगा। वाइनी अब समझ जाता है कि एम्परर ने एक 12 साल के बच्चे को इतना बड़ा ओहदा क्यों दिया है। वो इतना मुतासिर होता है कि सैलरी लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो बिना किसी लालच के नोवा का वफादार बनकर रहेगा। नोवा को थोड़ा शक तो होता है, पर इस वफादारी की वजह से उसके स्टैट्स में अच्छा इजाफा होता है, इसीलिए वो वाइनी को उतना खास बंदा बना लेता है। उसी रात ऑस्कर अपने गार्डन में एक शानदार पार्टी देता है। नोवा उससे पूछता है कि आखिर उनके पिता ने उसे ही जस्टिस मिनिस्टर क्यों बनाया। ऑस्कर कहता है कि एम्परर नोवा को बहुत पसंद करते हैं, पर नोवा को लगता है कि हेनरी ने तो मैदान जंग में अपनी काबिलियत साबित की थी, पर उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। नोवा को एक और बात परेशान कर रही थी। वो ऑस्कर को पुरानी कहानी याद दिलाता है कि कैसे पहले क्राउन प्रिंस बचपन में ही चुन लिया जाता था और बाकी प्रिंस अय्याशी में एम्पायर का पैसा उड़ाते थे, जिसके बाद एम्परर ने सिस्टम बदल दिया ताकि हर प्रिंस को गवर्नेंस की तालीम मिले। भाई, मुझे लगता है एम्परर मुझे जस्टिस मिनिस्टर बनाकर किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्कर ये सुनकर हैरान रह जाता है कि क्या एम्परर नोवा को अगला क्राउन प्रिंस बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना चौंक जाता है कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तभी एक मैसेंजर एक खबर लेकर आता है। ये खबर सुनते ही ऑस्कर के होश ठिकाने आ जाते हैं। एम्परर ने किल ऑस्कर को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनाने का फैसला किया है। नोवा समझ जाता है कि ये सब क्राउन प्रिंस एल्बर्ट पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। शहर के दूसरे कोने में रॉयल गार्ड्स एक इमारत पर धावा बोलते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं जो एम्परर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। प्राइम मिनिस्टर एम्परर को बताता है कि वो लोग गद्दार चाहते थे कि एम्परर रिजाइन कर दें ताकि क्राउन प्रिंस एल्बर्ट तख्त पर बैठ जाए। एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस है, तो जाहिर है वो जल्द से जल्द कुर्सी पर बैठना चाहता होगा। एम्परर को ये सुनकर दुख तो होता है, पर क्योंकि एल्बर्ट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। जब उन्हें पता चलता है कि उनके प्लान्स का ऑस्कर और नोवा ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था, तो वो सारा क्रेडिट नोवा को देते हैं। एम्परर को लगता है कि उनके बड़े बेटे गिलबर्ट और एल्बर्ट इस मुल्क के लायक नहीं है और उनकी सारी उम्मीद अब हेनरी, ऑस्कर और नोवा पर टिकी है। अगले दिन नोवा के पास उस साजिश की रिपोर्ट आती है और उसे ही इसका फैसला सुनाना है। वाइनी परेशान है क्योंकि सारे सबूत एल्बर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर कुछ भी क्लियर नहीं है। एम्पायर का कानून कहता है कि अगर कोई रॉयल फैमिली का सदस्य बगावत करे तो उसे बीच से चीरकर मौत की सजा दी जाए, पर एक क्राउन प्रिंस को मौत देना पूरे एम्पायर को हिला सकता है और नोवा जानता है कि उसके पिता ऐसा नहीं चाहते। एम्परर चाहते हैं कि एल्बर्ट का नाम इस गंदगी में ना आए। अगर इन्वेस्टिगेशन और चली तो कोई ना कोई एल्बर्ट का नाम उगल देगा। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। नोवा फौरन अपना फैसला सुनाने एम्परर के ऑफिस पहुंचता है। वो कहता है कि इस साजिश में शामिल हर एक शख्स को बिना देरी किए तुरंत मौत की सजा दी जाए।
आमतौर पर एग्जीक्यूशन साल के एक खास दिन होते हैं, पर नोवा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसे जल्दी खत्म करना चाहता है ताकि एल्बर्ट का नाम कभी बाहर ही ना आ सके। ये सुनकर एम्परर इतने खुश होते हैं कि वो फौरन अपने सेवक को नोआ की सालाना सैलरी में $1000 और बढ़ाने का हुक्म देते हैं। वो नोआ की पीठ थपथपाते हुए उसे यूं ही बेहतरीन काम करने की हिदायत देते हैं, जिससे नोआ को पक्का यकीन हो जाता है कि ये सारी भागम भाग सिर्फ एल्बर्ट के चक्कर में हो रही है। नोआ वापस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पहुंचता ही है कि शर्ली भागती हुई आती है और उसे एक इमरजेंसी के बारे में बताती है। नोआ देखता है कि मिनिस्ट्री की हिफाजत करने वाले नाइट्स बुरी तरह जख्मी हैं और उनमें से एक की मौत हो चुकी है। जख्मी नाइट बताता है कि हमला करने वाले अभी भी अंदर ही हैं। नोआ पहले हेनरी को बैकअप के लिए बुलाने का सोचता है, पर उसे एहसास होता है कि इस हमले की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही सटीक है। वो अपना प्लान बदल लेता है और शर्ली को ऑर्डर देता है कि अपने सभी साथियों को इकट्ठा करे और मिनिस्ट्री की घेराबंदी कर दे। उसके कहे बिना ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर। नोआ अपनी तलवार लेवाइथन निकालता है और अंदर की तरफ बढ़ता है, जहां उसे और भी लाशें और डरे हुए ऑफिशियल्स मिलते हैं। सब लोग नीचे छुप जाओ और हिलो मत। नोआ जल्द ही एक हमलावर को, एक ऑफिसर को खंजर मारते हुए पकड़ लेता है। वो तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और उसे ढेर कर देता है। वो गुंडा जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, पर नोआ अपनी शील्ड रिंग्स का इस्तेमाल करके उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी 3 और हमलावर वहां आ धमकते हैं, पर नोआ अपनी कमाल की स्पॉट स्किल से उन्हें पल भर में निपटा देता है और उन्हें भी जहर पीने से रोक लेता है। कुछ ही देर में वाइनी वहां पहुंचता है और नोआ का ये रूप देखकर दंग रह जाता है, पर नोआ को सिर्फ नुकसान का हिसाब चाहिए था। प्रिंस, हमारे गार्ड्स के अलावा वो सारे गद्दार मारे गए जिन्हें हमने कल पकड़ा था। नोआ तुरंत समझ जाता है कि ये असैसिन्स एल्बर्ट ने भेजे थे ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके। वो अचानक लेवाइथन से खुद को जख्मी कर लेता है, जिससे वाइनी चौंक जाता है, पर नोआ का दिमाग कहीं और था। वाइनी, ये जख्म मुझे उन हमलावरों ने दिए हैं। एक प्रिंस को जख्मी करने की सजा क्या है? उन्हें उसी वक्त मौत के घाट उतार देना चाहिए प्रिंस। तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू करो। नोआ अपना इलाज करवाता है और वाइनी आकर खबर देता है कि एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है। नोआ सुकून की सांस लेता है, क्योंकि अगर वो असैसिन जिंदा रहते तो एल्बर्ट का नाम उगल देते। वो मन ही मन उस बेवकूफ क्राउन प्रिंस को कोसता है जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की। अगले दिन एम्परर नोआ को बुलाते हैं और उसकी तबीयत का हाल पूछते हैं। नोआ कहता है कि वो बेहतर है, पर तभी एम्परर एक तीखा सवाल पूछते हैं कि क्या वो गुंडे इतने काबिल थे कि नोआ जैसे योद्धा को जख्मी कर दें? नोआ जानता था कि एम्परर का जासूसी नेटवर्क सब जानता है, इसलिए वो बड़ी चतुराई से बातों को घुमाते हुए कहता है कि कभी कभी हुनर से ज्यादा सोच मायने रखती है। एम्परर उसकी बातों से इंप्रेस हो जाते हैं। नोआ, मुझे तुम पर गर्व है। काश मेरे बाकी बेटे भी तुम्हारी तरह होते। इसके बाद एम्परर नोआ को वॉक पे ले जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इतिहास की 10 में से 9 महान राजाओं का अंत काफी शर्मनाक रहा है। नोआ समझ जाता है कि एम्परर खुद को उन महान राजाओं में गिनते हैं। अगर एल्बर्ट की साजिश कामयाब हो जाती तो एम्परर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और लोग उन्हें एक कमजोर बुढ़ा कहते जो अपने बेटों को भी काबू नहीं कर सका। एम्परर एल्बर्ट को सजा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन पर अपने क्राउन प्रिंस को त्यागने वाला बाप का ठप्पा लगे। तभी नोआ के दिमाग में एक आइडिया आता है। पिताजी, आपने हेनरी, ऑस्कर और मुझे मिनिस्टर बनाया है, जो इस एम्पायर में पहली बार हुआ है। लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं, इसलिए हम पर नजर रखने के लिए किसी को अपॉइंट करना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से कह सकता हूँ। नहीं, आप क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को प्राइम मिनिस्टर प्रिंस बना दीजिए। वो हम तीनों से ऊपर होंगे और हमारे कामों की देखरेख करेंगे। ये सुनकर एम्परर गुस्से में आ जाते हैं और नोआ को घर जाकर आराम करने को कहते हैं, पर नोआ उन्हें रोकता है और समझाता है कि एल्बर्ट 30 साल से क्राउन प्रिंस रहकर थक चुका है, उसे बस थोड़ी इज्जत और पावर की झलक चाहिए। नोआ सुझाव देता है कि एल्बर्ट को सिर्फ प्रॉक्सी बनाया जाए, यानी फैसला एल्बर्ट दिखाएगा पर आखिरी मुहर एम्परर की होगी। और अगर हम तीनों मिनिस्टर्स को लगे कि एल्बर्ट गलती कर रहा है तो हम सीधा आपके पास अपील कर सकते हैं। इस तरह एल्बर्ट के पास असली पावर नहीं होगी, पर उसका ओहदा बड़ा दिखेगा। नोआ, तुम कमाल हो। काश तुम थोड़ा पहले पैदा हो। लोग तुरंत महल से बाहर निकलते हैं और वहां नोआ अपनी नई अंगूठी का इस्तेमाल करके खुद पर ही आग से हमला कर देता है। नोआ, ये क्या कर रहे हो? एम्परर घबरा जाते हैं, पर नोआ उन्हें तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी उन्हें एहसास होता है कि आग नोआ को छू तक नहीं पा रही। नोआ बताता है कि जैसा उसने सोचा था, लेवाइथन की पावर लुयर से थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो उसे रोक रही है। एम्परर ये भी महसूस करते हैं कि वो आग देखने में जितनी भयानक है उतनी गर्म नहीं लग रही। पर तभी नोआ उन्हें जमीन की तरफ देखने को कहता है। एम्परर देखते हैं कि जमीन पर एक गहरा गड्ढा हो गया है। नोआ समझाता है कि लेवाइथन ने उस गर्मी को हर तरफ फैलने से रोका हुआ है ताकि कोई नुकसान ना हो। नोआ की ये मास्टरी देखकर एम्परर दंग रह जाते हैं और आधिकारिक तौर पर लुयर उसे सौंप देते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मीयर्स एम्पायर एक बहुत बड़ी सल्तनत है, जहां एम्परर और उनका खानदान कानून, फाइनेंस और दुश्मनी दोस्ती जैसे हर बड़े मामले को संभालता है।
पर जब बात रॉयल फैमिली के निजी मामलों की आती है तो वहाँ एम्परर खुद ही जज होते हैं। उसी वक्त नोआ के सामने एम्परर के भाई ग्रैम अरारत का एक खत आता है। एम्परर बताते हैं कि उनका भतीजा अपने रियासत में बाहर जुल्म कर रहा है और नशे की हालत में उसने किसी की जान ले ली है। ये एक संगीन जुर्म था। ग्रैम ने खुद माना कि वो अपने बेटे को सही रास्ता नहीं दिखा पाया, इसलिए वो उसकी रिहाई के लिए बेल यानी जुर्माना भरने को तैयार है। पिताजी, हमारे कानून के हिसाब से ग्रैम ने कोई जुर्म नहीं किया। जैसे बच्चा बाप के कर्जे का जिम्मेदार नहीं होता, वैसे ही बाप अपने बेटे के गुनाहों का जिम्मेदार नहीं है। अरारत ने पहले ही ये बात अपने भाई से कही थी, पर लगता है ग्रैम अपनी आत्मा की शांति के लिए पैसे देना चाहता है। नोआ जब देखता है कि बेल की रकम 30,000 रैंड्स है, जो राजधानी की सालाना कमाई से 250 गुना ज्यादा है, तो वो दंग रह जाता है। एम्परर पूछते हैं कि क्या उन्हें कानून बदलकर ये पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि बगावतों और कुदरती आपदाओं की वजह से शाही खजाना लगभग खाली हो चुका है। नोआ समझ जाता है कि उसके पिता की नजर उस मोटी रकम पर है, पर वो उन्हें चेताता है, अगर हमने जुर्म के बदले पैसे लेना शुरू कर दिया तो अमीर लोग खून करके भी बच जाएंगे। इससे पूरी हुकूमत में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। खजाना भरने के लिए हमें कोई इज्जतदार रास्ता ढूंढना होगा। एम्परर अपने बेटे की इस गहरी समझ से इतने मुतासिर होते हैं कि वो नोआ को फौरन चीफ एडवाइजर का ओहदा दे देते हैं। तभी नोआ के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो सुझाव देता है कि लोग सजा से बचने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत पाने के लिए पैसे दें। जो लोग एम्पायर को हजारों राज डोनेट करें, उन्हें ऑनरेरी नाइट का खिताब दिया जाए। जब अमीरों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो वो रुतबा और पहचान ढूंढते हैं। एम्परर को ये बात जच जाती है और वो फौरन ऑस्कर को बुलाने का हुक्म देते हैं। नोआ वहां से इजाजत लेकर निकलता है, क्योंकि उसे डर है कि उसका ये नया प्लान कहीं उसके भाई ऑस्कर के फाइनेंस मिनिस्ट्री के काम में दखल न बन जाए। महल से निकलते वक्त नोआ की मुलाकात शीजू नाम के एक आदमी से होती है। वहां जमीन पर एक गहरा गड्ढा था। नोआ उस शख्स की मदद के लिए पैसे देता है और देखता है कि शीजू के पास एक जार में 2 लड़ाकू कीड़े हैं, जो वो 16th प्रिंस के लिए ले जा रहा है। ये देखकर नोआ के दिमाग में एक नया एक्सपेरिमेंट आता है। घर पहुंचकर वो अपनी पुरानी रिंग और नए एक्सेसरी का इस्तेमाल करता है। वो 2 रूहों को सम्मन करता है, एक पुराना लेवियथिन और दूसरा नया लुइयर। वो उन दोनों को आपस में लड़वाता है। ये समन्स अपने पुराने मालिकों की टेक्निक्स को याद रखते हैं। इन्हें लड़ते हुए देखना किसी सबक से कम नहीं। हालांकि लेवियथिन का पलड़ा भारी था, पर लुइयर का मिजाज काफी मुकाबलेबाज था। नोआ को एहसास होता है कि इन दोनों की अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स देखकर वो खुद की लड़ाई को और बेहतर बना सकता है। तभी उसे अपनी स्टेटस विंडो में दिखता है कि उसका लेवल बढ़कर 2 हो गया है। नोआ इस एक्सपेरिमेंट में इतना डूब जाता है कि घंटों बीत जाते हैं। कई हार के बाद लुइयर को पहली बार जीत मिलती है, जिससे नोआ का फायर स्टेटस बढ़ जाता है। जोई के एक बफ देते ही नोआ लेवल 3 पर पहुंच जाता है। जोई हैरान थी कि उसका मालिक बिना मैदान में उतरे लेवल अप कर रहा है। नोआ उसे समझाता है कि एक ही दुश्मन से बार बार लड़ना काफी नहीं, उसे और मैजिकल आइटम्स ढूंढने होंगे। तभी वहां 4th प्रिंस हेनरी आते हैं और नोआ की इस अनोखी तरकीब की तारीफ करते हैं। हेनरी टेबल पर एक डिब्बा रखते हैं और बताते हैं कि मॉन्स्टर नेस्ट अब तैयार है। इसका मतलब नोआ की पहली जंग का वक्त करीब आ गया है। मिलिट्री मिनिस्टर इस आइटम का इस्तेमाल ये जानने के लिए करते हैं कि किसी प्रिंस को अपने पहली मुहिम पर कितने सोल्जर्स ले जाने चाहिए। जैसे ही नोवा उस बॉक्स को छूता है, वहां एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है 1। हेनरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसका मतलब था कि नोवा अकेला ही उस पूरे खतरे को खत्म करने के लिए काफी है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। नोवा, तुम वाकई में एक चमत्कार हो, एक अकेला योद्धा पूरी आर्मी के बराबर। जल्द ही नोवा के पास एम्परर का संदेश वहां आता है। वो कोई और नहीं बल्कि र्यूस केई होता है। चूंकि वो इस वक्त एम्परर का नुमाइंदा था, नोवा उसे पूरी इज्जत देता है। रियोस बड़े ही अदब के साथ ऐलान करता है कि 13th प्रिंस की पहली जंग की मुहिम को फिलहाल टाल दिया गया है और नोआ को अगले हुक्म तक इंतजार करना होगा। एनवॉय के जाने के बाद नोआ याद दिलाता है कि रियोस कई दरअसल 4th प्रिंस हेनरी का खास बंदा है। एम्पायर में ये रिवाज है कि रॉयल फैमिली के स्लेव्स अगर ऑफिसर बन जाएं तो वो पुरानी बंधनों से आजाद होकर डायरेक्ट रॉयल्टी के सबऑर्डिनेट्स माने जाते हैं। नोआ जब देरी का कारण पूछता है तो रियोस बताता है कि ये सब नोआ की उस हैरत अंगेज ताकत की वजह से है जो बॉक्स ने दिखाई थी। एम्परर इतने इंप्रेस हैं कि वो नोआ को किसी छोटी मोटी लड़ाई के लिए वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि किसी बड़े मौके के लिए बचा कर रख रहे हैं। अब एम्परर हेनरी और 8th प्रिंस के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे हैं कि दुनिया को नोआ की असली अहमियत कैसे दिखाई जाए। अगले दिन नोआ अपनी पर्सनल नाइट शर्ली के साथ एलन बार्सले की दुकान पर पहुंचता है। उसे एक ऐसा मैजिकल आइटम चाहिए जिसका अपना खुद का विल यानी दिमाग हो। एलन के पास ऐसा कुछ नहीं था, पर नोआ जानता था कि ऐसी चीजें आसान नहीं मिलती। वो एलन को सोने की मोहरों से भरी थैली थमा देता है। एलन, ये रखो,
अगर ऐसी कोई कीमती चीज मिले तो सबसे पहले मुझे खबर देना। काम अच्छा रहा तो इनाम और भी बड़ा होगा। दुकान से निकलते ही शर्ली हैरान थी कि उनके मास्टर ने बिना किसी सामान के इतना पैसा क्यों छोड़ दिया। नोआ उसे समझाता है कि बड़े घराने ऐसे ही व्यापार करते हैं, भरोसे पर। तभी उनकी नजर एक हंगामे पर पड़ती है। एक आदमी एक दुकानदार को बुरी तरह पीट रहा था क्योंकि वो सामान खरीदना चाहता था जो पहले ही किसी और के लिए रिजर्व था। नोआ उसे रुकने का हुक्म देता है तो वो आदमी बड़े घमंड से अपना इंट्रोडक्शन दहलुम के रूप में देता है, जो कि फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के घराने से था। नोआ जब उस पर बदतमीजी का इल्जाम लगाता है तो दहलुम ढीठों की तरह हंसने लगता है। प्रिंस, आप जस्टिस मिनिस्टर हैं तो पता ही होगा, इंपीरियल हाउस होल्ड के लोगों पर बगावत के अलावा कोई और मुकदमा नहीं चल सकता, तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए। दहलुम को लग रहा था कि उसकी प्रिविलेज पोजीशन उसे हर सजा से बचा लेगी, पर नोआ खामोश रहने वालों में से नहीं था। उसने दहलुम की रख पकड़ ली। अगर वो गिलबर्ट के घराने का था तो एक प्रिंस के सामने इस तरह खड़े रहने की जुर्रत कैसे की? जैसे कल नोआ और रियोस ने एक दूसरे को सम्मान दिया था, दहलुम ने वो मर्यादा तोड़ दी थी। नोआ ने इसी बहाने शर्ली को उसे अरेस्ट करने का हुक्म दिया। दहलुम ने तो नाइट पर हमला करने की कोशिश भी की, पर शर्ली ने उसे पल भर में ढेर कर दिया। नोआ ने भीड़ के सामने ऐलान किया कि दहलुम ने न सिर्फ गिलबर्ट का नाम मिट्टी में मिलाया है बल्कि 13 प्रिंस की तौहीन की है। क्या किसी के पास कोड़ा है? आज इसे शाही कानून का स्वाद चखाना पड़ेगा। दहलुम को बाजार के बीच एक खंबे से बांध दिया गया। वो चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था, पर नोआ का दिल मोम नहीं हुआ। शर्ली ने पूछा कि कितने कोड़े मारने हैं। नोआ ने बिना पलट के देखे कहा कि अगर उसके अपने घर का कोई बंदा लोगों पर ऐसा जुल्म करता तो वो उसे मौत की सजा देता। वो वहां पास के बेंच पर बैठ गया और शर्ली ने कोड़े बरसाना शुरू किया। कुछ देर बाद खबर आई कि दहलुम ने दम तोड़ दिया है। लॉ ऑफिसर्स के आते ही नोआ ने शर्ली से वही सब कहने को कहा जो उसने देखा था और साथ ही हथकड़ियां मंगवाई। शाम होते ही नोआ हथकड़ियां पहनकर गिलबर्ट के महल पहुंचता है जैसे माफी मांगने आया हो। बटलर कोयल उसे गिलबर्ट के पास ले जाता है। गिलबर्ट हमेशा की तरह शांत था। उसने माना कि दहलुम ने जो जुल्म किया था उसकी सजा मौत ही होनी चाहिए थी। नोआ ने थोड़ा डिप्लोमेटिक बनते हुए कहा कि उसे सजा देने से पहले गिलबर्ट से पूछना चाहिए था, पर सच तो ये था कि गिलबर्ट को याद तक नहीं था कि दहलुम कौन है। कोयल ने याद दिलाया कि उसे तो बहुत पहले ही बदतमीजी की वजह से घर से निकाल दिया गया था। गिलबर्ट ने उल्टा नोआ की तारीफ की कि उसने कानून का मान रखा। महल से निकलते वक्त शर्ली ने पूछा कि माफी मांगने और ये हथकड़ियां पहनने की क्या जरूरत थी, जबकि गिलबर्ट को उस गुंडे से कोई मतलब ही नहीं था। शर्ली, गिलबर्ट बाहर से शांत है पर अंदर से भड़का हुआ है। वो मुझसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता क्योंकि एम्परर मुझ पर मेहरबान है, पर अगर मैं झुककर माफी ना मांगता तो वो पीछे से मुझ पर हमला जरूर करता। अब उसके लिए मुझसे दुश्मनी दिखाना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन दहलुम का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि डॉन ऑट्स नाम का एक शख्स नोआ से मिलने आता है। वो इंपीरियल हाउसहोल्ड से था और नोआ के काम करने के ढंग से इतना इम्प्रेस था कि वो उसके लिए काम करना चाहता है। नोआ ने उसे समझाया कि दोनों जगह का माहौल अलग है और ऑट्स ने ठान ली थी कि वो नोआ का वफादार बनकर रहेगा। नोआ ने उसे कबूल कर लिया और डिलन को उस पर नजर रखने का हुक्म दिया। अगली सुबह जब नोआ की मेड्स उसे तैयार कर रही होती हैं, तभी डिलन वहां ऑट्स के बारे में अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लेकर आता है। डिलन बताता है कि ऑट्स ने अपनी पहचान छुपाने की काफी कोशिश की, पर सच ये है कि वो और उसके माँ बाप फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट के पुराने वफादार सेवक हैं। नोबल घरानों में रिवाज होता है कि वो अपने सर्वेंट्स पर सख्त नजर रखते हैं और अक्सर उनकी आपसी शादियां करवा देते हैं ताकि उनके बच्चे भी पैदाइशी तौर पर उसी घराने के गुलाम बने। डिलन को साफ दिख रहा है कि ऑट्स यहाँ प्रिंस गिलबर्ट का जासूस बनकर आया है। तो वही हुआ जिसका मुझे शक था। डिलन, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब जब हमें पता है कि वो एक जासूस है तो हम उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। डिलन नोआ की इस परख और दिमाग की तारीफ करता है कि कैसे उन्होंने पहली मुलाकात में ही ऑट्स की नीयत ढांप ली। पर असलियत ये थी कि नोआ ने दिमाग से ज्यादा अपने सिस्टम पर भरोसा किया था। जब उसने ऑट्स को नौकरी पर रखा तो उसके स्टैट्स में रत्ती भर भी इजाफा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब था कि ये बंदा उसके लिए वफादार नहीं है। तभी डिलन बताता है कि नोआ की पसंदीदा गिफ्ट शॉप का मालिक आया है क्योंकि उसे वो चीज मिल गई है जिसकी नोआ को तलाश थी। नोआ खुश हो जाता है कि उसके दिए हुए 10,000 गोल्ड कॉइन्स काम आ गए। मर्चेंट बड़े अदब से एक बड़ी पेंटिंग कमरे में लाता है और उस पर से कपड़ा हटाता है जिसके पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर होती है। मर्चेंट बताता है कि इसका नाम हीवा है और इसे एक मशहूर आर्टिस्ट ने बनाया है। पर जैसे ही नोआ इसके करीब जाता है, लेवाइथन उस पेंटिंग को देखकर रिएक्ट करने लगता है। ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये कर्स्ड है ना? मर्चेंट हैरान रह जाता है और फौरन एक और पेंटिंग मंगवाता है जो बिल्कुल पहली जैसी थी। वो बताता है कि ये एक रेप्लिका है, पर नोआ एक अजीब फर्क पकड़ लेता है। असली पेंटिंग की लड़की रेप्लिका वाली लड़की से थोड़ी बड़ी दिख रही थी। नोआ समझ जाता है कि पेंटिंग के अंदर कैद लड़की वक्त के साथ बड़ी हो रही है। बिना वक्त गवाए नोआ अपनी तलवार लेवाइथन निकालता है और पेंटिंग पर एक जोरदार वार करता है। मर्चेंट को लगता है कि इतनी कीमती चीज बर्बाद हो गई, पर तभी वो तस्वीर चमकने लगती है। पेंटिंग के अंदर की लड़की अपनी आंखें खोलती है
और धीरे धीरे तस्वीर से बाहर निकलने लगती है। मर्चेंट का तो मुंह खोला का खुला रह जाता है। वो लड़की हवा में तैरते हुए नोआ को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखती है। नोआ उससे टेलीपैथी के जरिए बात करता है। वो बताता है कि पेंटर ने उसका खून रंगों में मिलाकर उसे इस पेंटिंग में कैद कर दिया था। आपने मुझे इस कैद से आजाद किया है, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? बस मेरे लिए वफादार रहो, वही काफी है। हुआ खुशी के मारे एक डॉल्फिन की तरह पेंटिंग के अंदर बाहर कूदने लगती है। नोआ को खुशी इस बात की होती है कि इससे उसके अर्थ एट्रीब्यूट के स्टैट्स बढ़ गए हैं। हुआ दिखाती है कि वो किसी का भी रूप धर सकती है। वो मर्चेंट का हुलिया बना लेती है और उसे इतना कंफ्यूज कर देती है जैसे किसी बंदर ने पहली बार आईना दिखा हो। इतना ही नहीं, वो लुइयर की एनर्जी एब्सॉर्ब करके चमकने लगती है और अपनी बॉडी को इतना कंट्रोल करती है कि मर्चेंट का एक हाथ उसे छू सकता है तो दूसरा उसके आर पार निकल जाता है। नोआ मर्चेंट को इनाम देता है और उसे ऐसी और कर्स्ड चीजें ढूंढने का हुक्म देता है। कुछ देर बाद एलन नाम का एक और मर्चेंट नोआ से मिलने आता है। वो बताता है कि उसकी बेटी एडा को एम्परर की अटेंडेंट के रूप में चुन लिया गया है। नोआ को याद आता है कि 6 साल पहले उसने ही एडा के नाम की सिफारिश की थी। एलन ढेरों गिफ्ट्स लाया था जिन्हें देखकर नोआ तुरंत कहता है कि ये लगभग $30,000 का सामान है। एलन तंग रहिया कि प्रिंस ने कीमत बिल्कुल सही आकी। एलन को उम्मीद है कि उसकी बेटी एक दिन एम्परर की पत्नी बन जाएगी, पर नोआ उसे हकीकत का आईना दिखाता है। एलन, पैलेस की पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। अगर किसी मेड ने जलन में एडा के परफ्यूम में कुछ ऐसी चीज मिला दी जो एम्परर को नापसंद हो तो उसका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक स्पीशीज जलने वाली औरतें होती हैं। नोआ उसे मशवरा देता है कि एडा को रेगुलर पैसे भेजता रहे क्योंकि महल में टिकने के लिए रिश्वत और शान शौकत जरूरी है। एलन फौरन वहां से निकल लेता है। इसके बाद नोआ जोई को बुलाता है और उसे खत और $10,000 देकर अपनी माँ के पास भेजने का फैसला करता है। जोई पूछती है क्या डिलन बेहतर मैसेंजर नहीं होता, पर नोआ बताता है कि इंटीरियर पैलेस में मर्द अलाउड नहीं है और वो अपनी माँ से साल में सिर्फ एक बार मिल सकता है। माँ से कहना कि मैं एडा का गार्डियन बनकर उसकी देखभाल कर रहा हूँ। जोई ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और नोआ से पूछती है कि क्या वो अपनी माँ का इस्तेमाल महल की सियासत के लिए करेंगे। नोआ बिना किसी हिचकिचाहट की हाँ कहता है क्योंकि उसके लिए जज्बातों से ज्यादा फायदा और नुकसान मायने रखता है और शाही खानदान में यही रिवाज चला आ रहा है। उसका मानना है कि अगर अडैम एम्परर की फेवरेट बन गई तो वो उसकी माँ की एक मजबूत साथी साबित होगी जिससे सबका भला होगा। जोई ये देखकर दंग रह जाती है कि रॉयल फैमिली के लोग चाहकर भी सियासत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। जोई निकलने ही वाली होती है कि नोआ उसे रोककर उसकी माँ का हालचाल पूछता है। जोई बताती है कि उसकी माँ नोआ की बहुत शुक्रगुजार है, पर हाल ही में उन्होंने गार्डन में कुछ अजीब देखा है। रात को गेट बंद करते वक्त उन्हें एक साया दिखा जो गार्डन में छुपकर घूम रहा था और जब उन्होंने उससे पूछा तो वो भाग गया। नोआ को ये जानकारी काफी दिलचस्प लगती है। वो जोई से कहता है कि वो अपनी माँ से कहे कि ये बात किसी को ना बताए क्योंकि वो खुद इसकी जांच करना चाहता है। उसी रात जब जोई की माँ गेट बंद कर रही होती हैं, पीछे से एक शख्स आता है और एक जहरीली सुई पॉइजन नीडल का इस्तेमाल करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वो बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिर जाती हैं। हमलावर कोई और नहीं बल्कि ऑड्स है जो बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये उनकी गलती थी कि उन्होंने उसे देख लिया। ऑड्स वहां से भाग निकलता है पर खुशकिस्मती से जोई की माँ जिंदा है। दरअसल वो सब दूर से खड़े ये सीन देख रहे थे। नोआ ने हुआ को उनकी नकली सूरत देकर एक जाल बिछाया था ताकि ऑड्स को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। नोआ हुआ को वापस आने का इशारा करता है और वो हंसते हुए अपनी असली रूप में आकर गायब हो जाती है। इसके बाद नोआ जोई और उसकी माँ को चुपचाप उनके गाँव भेजने का इंतजाम करता है, इस बहाने कि उनका इंतकाल हो गया है। जब तक ऑड्स का किस्सा खत्म नहीं होता तुम दोनों को छुप कर रहना होगा। सबको यही लगना चाहिए कि तुम मारी गई हो। जोई थोड़ी इमोशनल हो जाती है पर वो पूछती है कि क्या ऑड्स को यूं ही छोड़ देना सही है। नोआ मुस्कुराकर कहता है कि हुआ उस पर हर पल नजर रख रही है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। अगली सुबह झील के किनारे एक सुनसान कैबिन में ऑड्स की आंख खुलती है। उसके सीने और पेट पर गहरे जख्म थे। हिल्ला मत वरना जख्म फिर से खुल जाएंगे। ऑड्स को कुछ याद नहीं था। नोआ उसे बताती है कि कल रात जब उसने अपने हैंडलर को खबर दी कि उसने उस औरत को मार दिया है तो बदले में उसके हैंडलर ने ही उसे धोखा देकर चाकू मारा और नदी में फेंक दिया। वो तो भला हो हुआ का जिसने उसे देख लिया और नोआ ने उसकी जान बचा ली। ऑड्स को यकीन नहीं हो रहा था कि नोआ ने उसका पूरा डाउनफॉल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछताते हुए कहता है कि काश उसने वफादारी से काम किया होता। अभी भी देर नहीं हुई है ऑड्स, मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ। ऑड्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नोआ के पैरों में गिर जाता है। नोआ चेक करता है तो उसके विंड एट्रीब्यूट के स्टैट्स बढ़ गए थे, जिसका मतलब था कि ऑड्स अब दिल से उसका वफादार है। नोआ उसे एक नए नाम और पहचान के साथ अपनी टेरिटरी के एक दूर दराज इलाके का गवर्नर बना देता है। ऑड्स शुक्रिया अदा करते हुए नोआ को एक ऐसी बात बताता है जिससे नोआ के होश उड़ जाते हैं।
प्रिंस गिलबर्ट ने एम्परर को एक ऐसा तोहफा दिया है जो उनकी जान लेने का एक बड़ा प्लान है। नोआ फौरन पैलेस पहुंचता है और अपने पिता से मिलने की जिद करता है। एम्परर उसे इतना परेशान देखकर हैरान थे। पिताजी, प्रिंस गिलबर्ट जो शराब आपको भेज रहे हैं उसे फौरन पीना बंद कर दीजिए। पर क्यों नोआ? वो शराब तो काफी अच्छी है। वो शराब अपने आप में जहर नहीं है, पर अगर उसे एक खास चीज के साथ खाया जाए तो वो जानलेवा बन जाती है। ड्रैगन्स क्लॉ, वो पकवान जो आप और क्राउन प्रिंस साल में एक बार पूर्वजों की याद में खाते हैं। अगर उस दिन आपने ये दोनों साथ लिए तो आपकी मौत निश्चित है। नोआ बताता है कि उसने कैदी पर इसका टेस्ट किया और वो एक पल में ढेर हो गया। एम्परर नोआ पर पूरा भरोसा करते हैं और तुरंत हेनरी को बुलाकर गिलबर्ट के महल पर छापेमारी का हुक्म देते हैं। वहां गिलबर्ट की सर्वेंट सब उगल देते हैं कि वो इलीगल स्लेव्स पर जहरीले एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था ताकि तख्त हासिल कर सके। गिलबर्ट का प्लान बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। कुछ दिन बाद एम्परर नोआ को अकेले में बुलाते हैं। नोआ सोच रहा था कि ये सब कितना अजीब है। एम्परर का जासूसी नेटवर्क इतना मजबूत है तो उन्हें ये सब पहले से क्यों नहीं पता था। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पिता सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। एम्परर इस बात की तस्दीक करते हैं और कहते हैं कि वो शराब पी ही नहीं रहे थे। अगर आपको सब पता था तो आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? नोआ, मेरे बहुत से बेटे हैं जो चाहते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं ताकि वो तख्त पर बैठ सके, पर सिर्फ तुम हो जिसने मेरी जान बचाने की कोशिश की। इसलिए मैं आज से तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के साथ साथ वाइस मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री और इंपीरियल गार्ड का गवर्नर जनरल बनाता हूं। नोवा ये सुनकर दंग रह जाता है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एम्परर उसे एक ऐसी बात कहते हैं जो उसे सुन कर देती है। नोआ, अगर कभी ऐसा हो कि कोई मेरा बेटा मुझे मारकर तख्त छीन ले तो मैं चाहता हूं कि तुम इंपीरियल गार्ड को लेकर पूरे कैपिटल पर कब्जा करो और खुद अगला एम्परर चुनो। थोड़ी ही देर में नोआ और एल्बर्ट को एम्परर के सामने बुलाया जाता है। गिलबर्ट के खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके थे कि वो एम्परर को मारकर तख्त छीनना चाहता था। एल्बर्ट ये सुनकर सिर्फ अपना सिर झटकता है और कहता है कि गिलबर्ट एक नंबर का बेवकूफ था जो लालच में इतना अंधा हो गया। एम्परर उन दोनों से पूछते हैं कि अब गिलबर्ट का क्या किया जाए। नोआ सबसे पहले बोलता है और कानून की बारीकियां समझाता है। पिताजी, शाही कानून के मुताबिक गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। उसे बीच से चीर दिया जाना चाहिए। प्रिंस होने से कानून नहीं बदलता। पर मेरे पास एक और सुझाव है। हम उन पर सिर्फ अटेम्प्टेड मर्डर का केस हला सकते हैं। सजा वही रहेगी, पर हम एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा देंगे। इसका मतलब सजा तभी दी जाएगी जब आप खुद आखिरी बार हुक्म देंगे। एल्बर्ट को ये बात समझ नहीं आती। वो कहता है कि जब मरना ही है तो अभी मारो और किस्सा खत्म करो। पर एम्परर उसे बीच में ही रोक देते हैं। वो नोआ की स्तूर अंदेशी की तारीफ करते हैं। नोआ ने न सिर्फ कानून देखा बल्कि अपने बाप के दिल का दर्द भी समझा। वो जानता था कि एक बाप के लिए अपने ही बेटे की मौत का ऑर्डर देना कितना मुश्किल है। इस तरह गिलबर्ट उम्र भर कैद रहेगा और एम्परर को अपने बेटे के खून का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। एल्बर्ट को बाकी सारे गद्दारों को खत्म करने का काम सौंपा जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। एम्परर नोआ की समझदारी से इतने खुश होते हैं कि वो उसे गिलबर्ट की रियासत यानी फीफ देने का ऑफर करते हैं, पर नोआ फौरन इनकार कर देता है। नहीं पिताजी, अगर बाकी प्रिंसेस ने देखा कि गद्दारी पकड़वाने पर जमीन और टाइटल्स मिलते हैं तो वो एक दूसरे को फंसाने के लिए साजिशें शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान में ऐसी आग लगे। एम्परर उसकी बात मान लेते हैं और एक नया मामला छेड़ते हैं। वो कहते हैं कि नोआ अब जल्द ही अपनी रियासत संभालने जाएगा, तो अब वक्त आ गया है उसकी शादी के बारे में सोचने का। रॉयल फैमिली में 12 साल की उम्र में मंगनी होना कोई नई बात नहीं थी। नोआ जानता था कि उसकी पहली पत्नी सियासत के हिसाब से चुनी जाएगी और उसमें उसकी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती। एम्परर लाइटनिंग प्रिंस की पोती का नाम लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी और नजारों ने इशारा किया था कि उन दोनों का बच्चा नोआ से भी ज्यादा काबिल और ताकतवर होगा। अगर वो इतने ही होनहार हैं, तो मुझे इस मंगनी से कोई एतराज नहीं है। नोआ बड़े सुकून से वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद नोएल यानी एम्परर का खास बंदा कहता है कि ये लड़का वाकई हैरान कर देता है। इस उम्र में लड़के लड़की का नाम या सूरत पूछते हैं, पर नोआ को सिर्फ काबिलियत से मतलब है। एम्परर के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वाकई मेरा पोता नोआ से भी बड़ा रूलर बन पाएगा? नोएल बस इतना ही कहता है कि हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। उसी दिन डॉन यानी वो सर्वेंट जो स्पाई था वो नोआ के सामने लाया जाता है। डॉन डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है और गिलबर्ट की गद्दारी के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि उसे जल्द से जल्द मौत की सजा दे दी जाए, पर नोआ उसे रोक देता है। डॉन, खड़े हो जाओ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? मेरे लिए लोग खजाना है यानी ट्रेजर्स, और मैंने यूं ही जाया नहीं करता। गिलबर्ट का किस्सा खत्म हो चुका है। अब तुम्हें अपना नाम या छिपाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, गद्दारी पकड़वाने का इनाम 1000 रैन होता है, पर मैं अपनी तरफ से एक और 0 लगा रहा हूँ, यानी 10,000 रैन। डॉन दंग रह जाता है। नोआ से समझाता है कि उसकी वजह से आज एम्परर जिंदा है, इसलिए ये इनाम तो कुछ भी नहीं है। नोआ से पूछता है कि वो क्या चाहता है। डॉन बिना सोचे कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी नोआ की खिदमत में गुजार देगा। नोआ खुश होता है। नोआ अगले दिन शहर में घूम रहा था, तभी जीजी उसे कोहनी मारती है और एक भीड़ की तरफ इशारा करती है। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। भीड़ के बीचों बीच एक जवान लड़की खड़ी है जो वहाँ मौजूद हर किसी को खुलेआम मुकाबला करने का चैलेंज दे रही है। एंट्रेंस फीस है सिर्फ 3 रियान, पर शर्त बड़ी दिलचस्प है। अगर कोई उसे हरा देता है तो वो उसकी पत्नी, नौकरानी या जो वो चाहे बनने को तैयार है।
नोआ दूर से ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि स्लेव ट्रेडिंग तो कानूनन जुर्म है, पर क्योंकि ये लड़की खुद अपनी मर्जी से ये ऑफर दे रही है तो ये कानून के दायरे में ही आता है। एक तगड़ा आदमी मुकाबले के लिए आगे आता है, पर वो लड़की पल भर में उसे धूड़े चुटा देती है। एक के बाद एक कई लोग कोशिश करते हैं, पर वो सबको बड़ी आसानी से ढेर कर देती है। जब वो अगले चैलेंजर को बुलाती है तो पूरी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक ब्लॉन्ड यानी सुनहरे बालों वाला आदमी बड़े घमंड से आगे आता है और कहता है कि उसे फी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी जीत पक्की है। वो तेजी से उस लड़की पर झपट्टा मारता है और अचानक लड़की की रफ्तार धीमी हो जाती है। वो कमजोर पड़ने लगती है और वो आदमी उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। रुक जाओ, तुमने धोखा दिया है। नोआ भीड़ से निकलकर आगे आता है और सबके सामने उस ब्लॉन्ड आदमी की पोल खोल देता है। वो बताता है कि उसने कोई नशीली दवा का इस्तेमाल किया है और दूर से अपने एक साथी से लड़की के पैर पर गोली चलवाई है। वो आदमी साफ इनकार करता है, पर नोआ बहस करने के मूड में नहीं था। वो अपनी लेवायथन उठाता है और दूर खड़े उस शूटर को एक ही वार में ढेर कर देता है। भीड़ उसे तुरंत पहचान लेती है। वो उस ब्लॉन्ड आदमी का हाथ चमचा रॉब था। अब वो ब्लॉन्ड आदमी नोआ से लड़ने के लिए तैयार होता है, पर नोआ बड़े सुकून से लेवायथन से उस पर 2 सटीक वार करता है। वो आदमी इतना डर जाता है कि अपने गिरते हुए पैंट संभालते हुए भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। जब लड़की आंखें खोलती है तो नोआ को अपने पास बैठा पाती है। नोआ उसे बताता है कि उसके साथ धोखा हुआ था। पर तुम यहाँ ये सब कर क्यों रही थी? प्रिंस, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैं 9th सिलेक्शन एग्जाम देने आई थी, पर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। जब मैंने अपील की तो 10th प्रिंस ने मुझसे ऐसी शर्तें रखी जो मैं कभी पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे बस घर जाने के लिए पैसे चाहिए थे। नोआ जानता था कि जिस तरह वो लड़ी थी उसका सिलेक्शन ना होना नाइंसाफी थी। वो अपनी पॉकेट से 100 रियाल निकालकर उसे थमा देता है, जो अगले एग्जाम तक उसके खर्चे के लिए काफी थे। लड़की हैरान थी कि एक अजनबी उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। नोआ बस इतना कहता है कि वो उन लोगों की इज्जत करता है जो अपने उसूलों पर जीते हैं। तभी वहां चैड अपने गुंडों के साथ बदला लेने आधा मकता है। लड़की बीच में आने की कोशिश करती है, पर नोआ उसे पीछे रहने को कहता है। उस वक्त एम्परर की दी हुए फ्लेम रिंग और नोआ की प्रोटेक्शन रिंग आपस में रिएक्ट करने लगती हैं और नोआ के हाथों पर फ्लेमिंग फिस्ट ग्लव्स बन जाते हैं। नोआ पल भर में चैड और उसकी पूरी गैंग को धूल चटा देता है। तभी भीड़ में से 10th प्रिंस का एक नाइट निकल कर आता है और नोआ के सामने घुटनों पर गिर जाता है। वो माफी मांगता है कि उसने इस हंगामे को होने दिया। नोआ समझ जाता है कि 10th प्रिंस के लोग ही ये सब करवा रहे थे। वो उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब उस लड़की को एहसास होता है कि ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि वही 13th प्रिंस द वाइस प्रिंस है, जिनकी बातें हर तरफ हो रही हैं। वो मुतासिर हो जाती है कि इतने बड़े प्रिंस ने बिना अपनी पहचान बताए एक अजनबी की मदद की। जैसे ही वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, पास के बेंच पर बैठा एक शख्स धीरे धीरे ताली बजाने लगता है। कमाल है, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी और ताकत मैंने पहले कभी नहीं देखी। नोआ पहले तो उसे पहचान नहीं पाता, पर तभी उसकी नजर उस शख्स के पास रखी गोल्डन गॉड यानी सोने की सुराही पर पड़ती है। ये कोई और नहीं बल्कि इंद्र अरारत थे, जिन्हें दुनिया द लाइटनिंग प्रिंस के नाम से जानती है। नोआ एक कदम आगे बढ़ता है और बड़े ही अदब से झुककर सलाम करता है। इंद्रा अरारात, ये नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया था। जब मौजूदा एम्परर नए नए तख्त पर बैठे थे और एम्पायर की हालत डगमगाई हुई थी, तब इंद्रा ने ही प्रिंस रीजेंट बनकर सब कुछ संभाला था। और जैसे ही एम्परर ने अपने पैर जमा लिए, इंद्रा ने बिना किसी लालच के खामोशी से अपना ओहदा त्याग दिया। उनकी इसी चमक और रफ्तार की वजह से उन्हें लाइटनिंग प्रिंस कहा जाता है। नोआ सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा आदमी शहर के एक आम बेंच पर क्या कर रहा है। इंद्रा समझ जाता है कि नोआ ने उसे पहचान लिया है। वो सीधा मुद्दे पर आता है। नोआ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें चुना है और उनका फैसला मेरे लिए सराखों पर है, पर यहाँ बात मेरी पोती की जिंदगी की है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें परखने आया हूँ। नोआ पूछता है कि अगर वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या होगा। इंद्रा बिना हिचकिचाए कहता है कि वो ये शादी होने ही नहीं देगा। नोआ याद दिलाता है कि ये एम्परर का हुक्म टालने जैसा होगा, पर इंद्रा साफ कर देता है कि अपनी पोती के खातिर वो ये गुनाह भी कबूल कर लेगा। नोआ समझ जाता है कि इंद्रा यहाँ सियासत के लिए नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में आया है। अब देखते हैं तुम्हारा दम। अचानक नोआ बार एक भारी दबाव महसूस होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेवायथन का वजन होता है। ये इंद्रा का टेस्ट था। नोआ चाहता तो अपनी लेवायथन से इंद्रा को पल भर में घुटनों पर ला सकता था, पर वो जानता था कि शहर के बीचों बीच इतने बड़े बुजुर्ग की बेइज्जती करना उनके सम्मान को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। नोआ एक बड़ा फैसला लेता है। वो इस मुकाबले को ड्रॉ यानी बराबरी पर खत्म करेगा। मुकाबला खत्म होता है और इंद्रा की आंखों में नोआ के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वो समझ जाता है कि नोआ ने ये ड्रॉ जानबूझकर किया है। इंद्रा नोआ को अपनी पोती का ख्याल रखने की हिदायत देता है और सबके लिए ड्रिंक्स मंगवाता है। जाने से पहले वो नोआ को एक अंगूठी यानी रिंग तोहफे में देता है। नोआ को लगा ये कोई मामूली गहना है, पर तभी एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजती है, अपनी ताकत साबित करो। एक पल में दुनिया गायब हो जाती है और नोआ एक खुले मैदान में होता है। एक जादुई सांड पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है।
नोआ अपनी लेवायथन उठाता है और एक ही बार में उस क्रीचर को ढेर कर देता है। स्टैट्स चेक करने पर पता चलता है कि उसकी लाइट स्किल बढ़कर C++ हो गई है। वो सांड बोलने लगता है और नोआ की गुलामी कबूल कर लेता है। जब नोआ होश में आता है तो इंदिरा बताता है कि ये बहमित है जिसकी ताकत अपने मालिक के मुताबिक बढ़ती है। नोआ अंगूठी पहनता है और पास रखी केतली उठाता है। जैसे ही वो उसे छूता है वो केतली सोने की बन जाती है और उसमें से सुनहरा तरल निकलने लगता है। इंदिरा ये देखकर दंग रह जाता है। अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी बहमित को इस हद तक काबू नहीं कर पाया था, पर नोआ ने ये पल भर में कर दिखाया। मैं इसे अपने बाकी मैजिकल आइटम्स के साथ लड़वाऊंगा ताकि ये उनकी स्किल्स अब्सॉर्ब करके और ताकतवर बन सके। नोआ एक एक करके सबको समन करता है। लेवायथन, हिवावा और लोयर वो उन्हें एक लाइन में खड़ा करता है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। लगभग 1000 साल बाद ये चारों महाशक्तिशाली मैजिकल आइटम्स एक ही जगह पर जमा हुए थे। जैसे ही ये चारों साथ आते हैं उनमें से एक बेहद रोशन और सुनहरी रोशनी निकलने लगती है जो पूरे इलाके को जगमगा देती है। नोआ हैरत से उस रोशनी को देख रहा था, बिल्कुल बेखबर कि अब क्या होने वाला है। नोआ को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी गैलेक्सी के बीचों बीच तैर रहा हो। तभी उसके सामने लेवायथन एक रोशनी के गोले के रूप में प्रकट होता है और कहता है कि अब वाकई हमें मिले हुए 1000 साल बीत गए। अगले ही पल बिहमत भी एक सुनहरे गोले में बदलकर उसके साथ आ जाता है और कहता है, सिल्वर एज के बाद हमारी ये पहली मुलाकात है, वक्त तो बहुत बीत गया। फिर लुइसियर की आवाज आती है जो बताता है कि 1000 साल पहले जिसने उन्हें इकट्ठा किया था वो लेवल 255 का एक महायोद्धा था जिसने उनकी असली ताकत को जगाया था। नोआ दंग था, उसने ये आवाजें पहले कभी नहीं सुनी थी, फिर भी वो जानता था कि ये उसके वही चारों मैजिकल आइटम्स हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी असली शक्ति पूरी तरह रीअवेकन होगी। देखो तो सही, ये गुस्से वाला लेवायथन भी इस इंसानी बच्चे को कितना पसंद करने लगा है। नोआ की आंख खुलती और वो असली दुनिया में वापस आ जाता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका कोई वहम था, पर वहाँ मौजूद भीड़ के चेहरे बता रहे थे कि उन्होंने भी वो आवाजें सुनी हैं। लोग चिल्ला रहे थे कि ये फरिश्तों की आवाज थी और ऊपर वाले ने 13th प्रिंस को एम्पायर की किस्मत बदलने के लिए चुना है। इंदिरा भी हैरान था कि उसने भी वो सब सुना। नोआ तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और जिग्गी से कहता है कि वहाँ मौजूद हर शख्स को 100 रैन बांटे जाएं ताकि ये दिन उनकी याद में हमेशा के लिए अमर हो जाए। वो नाइट गर्ल यानी निशा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो नोआ के पास आती है और वो 100 रैन वापस करने लगती है। प्रिंस, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं खैरात नहीं बल्कि अपनी मेहनत से आपका नाइट बनना चाहती हूँ। थर्ड रेट नाइट्स वो होते हैं जो मदद लेकर आराम फरमाते हैं। सेकंड रेट वो जो घमंड में मदद ठुकरा देते हैं। पर फर्स्ट रेट नाइट्स वो होते हैं जो अपने मास्टर से मदद लेते हैं और उसे दुगनी मेहनत करके वापस लौटाते हैं। अगर तुम मेरी नाइट बनना चाहती हो तो पहले फर्स्ट रेट बनो। निशा इस बात से इतनी मुतासर हो जाती है कि वो नोआ के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती है। इंदिरा नोआ की इन बातों से लोगों का दिल जीतने की कला की तारीफ कर ही रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। बिल्कुल सही कहा, ये कोई और नहीं बल्कि खुद एम्परर थे। सब लोग घुटनों पर गिर जाते हैं। एम्परर इंदिरा से कहते हैं कि अब तो उसे नोआ पर कोई शक नहीं होना चाहिए। नोआ वहाँ थोड़ा औरा जमाने के लिए लुइसियर को एक सुपर सैयन वाली रोशनी के साथ समन करता है और लेवायथन की पावर का प्रदर्शन करता है। इंदिरा ये देखकर दंग रह जाता है कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़का इतना कूल और तेज कैसे है। ये तो वाकई मेरा का नंबर 1 प्रिंस है। मैंने इसे वाइस प्रिंस का खिताब यूं ही नहीं दिया। और सुनो, नोआ अपनी पहली जंग की मुहिम पर अकेले जाएगा। एम्परर ये बात जानबूझकर जोर से कहता है ताकि ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाए। नोआ समझ जाता है कि उसके पिता उसे सबकी नजर में लाकर उसे वहां से सुरक्षित निकलने का रास्ता बना रहे हैं। इंदिरा को ये सटल बातें समझ नहीं आती, जिस पर एम्परर हंसते हुए कहते हैं कि इंदिरा हमेशा से इन मामलों में थोड़ा कच्चा रहा है। इंदिरा खुशी खुशी अपनी पोती का हक नोआ के हाथ में देने को तैयार हो जाता है। इसके बाद एम्परर और इंदिरा बात करने के लिए कैरेज यानी रथ में बैठते हैं और नोआ साइड में लुइसियर के साथ उन्हें एस्कॉर्ट करता है। नोआ सबका ध्यान भटकाने के लिए आग का एक बड़ा स्तूप निकालता है ताकि एम्परर को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। कैरेज के अंदर एम्परर इंदिरा को एक ऐसी बात बताते हैं जो किसी धमाके से कम नहीं थी। इंदिरा, मैं सोच रहा हूँ कि क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को उसके ओहदे से हटा दूं। अचानक ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण गिलबर्ट वाला मामला है। नोआ को याद आता है कि कैसे उसने गिलबर्ट को सिर्फ उम्र कैद दिलवाने की कोशिश की थी ताकि एम्परर को अपने बेटे को ना मारना पड़े। पर एम्परर का मानना है कि एल्बर्ट ने एक बेवकूफी भरा कदम उठाया है, उसे सिचुएशन को थोड़े बेहतर ढंग से हैंडल करना चाहिए था। इंद्र इस बात से सहमत होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा गुस्से वाला शख्स अगला सम्राट बना तो वो सबसे पहले अपने रास्ते के कांटों को साफ करेगा। अगर एल्बर्ट तख्त पे बैठा तो हेनरी, ऑस्कर और नोआ जैसे काबिल लोग उसके पहले निशाने पर होंगे। तो फिर आपने अगला ग्राउंड प्रिंस किसे बनाने का सोचा है? आपकी उम्र हो चुकी है और बिना किसी उत्तराधिकारी के देश बिखर सकता है। एम्परर कहते हैं कि उन्हें नाम तो सोच लिया है पर अभी बताना खतरे से खाली नहीं। यहाँ नोआ बीच में आकर एक कमाल का आइडिया देता है। वो सुझाव देता है कि एम्परर सबको ये बताएं कि उन्होंने अपना विल यानी वसीयत तैयार कर लिया है और वो उनके शरीर के अंदर ही कहीं छुपा है ताकि कोई उसे बदल ना सके। इनमें को यह आइडिया जीनियस लगता है क्योंकि इससे कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा।
इसके बाद एम्परर तुरंत सबको बाहर निकालकर अपने ऑफिस में नोआ और इंद्र के साथ मीटिंग करते हैं। वहां एक ऐसा सेवक लाया जाता है जो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है और ना ही पढ़ सकता है, ताकि बातें लीक ना होगी। नोआ यहाँ एक बड़ा दांव खेलता है और कहता है कि एम्परर को सारी मिलिट्री पावर्स अब अपने हाथ में वापस ले लेनी चाहिए। इंद्र भी मानते हैं कि किंग के जाने के बाद आर्मी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मुझे हैरानी है नोआ, तुमने खुद अपनी कमांडर की नौकरी खत्म करने की बात कही। इस वक्त सल्तनत की सुरक्षा मेरे ओहदे से ज्यादा जरूरी है। एम्परर नोआ और हेनरी दोनों को उनके पद से हटाने का ऑर्डर लिखते हैं, लेकिन असली सवाल ये था कि एल्बर्ट का क्या होगा। नोआ कानून का हवाला देते हुए कहता है कि एम्परर के पास पूरी पावर है, पर वो सुझाव देता है कि एल्बर्ट को प्रिंस रहने दिया जाए, पर उसे क्राउन प्रिंस की रेस से बाहर कर दिया जाए। एम्परर इस बात पर राजी हो जाते हैं और उसे एंडेड प्रिंस का खिताब देते हैं, जिसका मतलब है कि उसका करियर अब खत्म हो चुका है। मैं अपने बेटे का भविष्य अपने हाथों से खत्म कर रहा हूँ। मेरी हैंडराइटिंग भी मेरा साथ नहीं दे रही। इन गलतियों को ऐसे ही रहने दीजिए हुजूर, ताकि लोग आपका दुख और ईमानदारी देख सकें। एम्परर इमोशनल हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट सील करके उस डिसेबल्ड सेवक को देते हैं, पर जैसे ही वो सेवक डॉक्यूमेंट लेता है, नोआस की आंखों में एक चमक देख लेता है और समझ जाता है कि ये सब नाटक था। वो आदमी पढ़ना जानता था। वो भागने की कोशिश करता है, पर नोआ लेवाइथन की पावर से उसका गला दबोच लेता है। ये शख्स झूठ बोल रहा था, इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे कौन है ये जानना जरूरी नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रिंस ही होगा और हम फिलहाल घर की लड़ाई बाहर नहीं लाना चाहते। सिचुएशन शांत होने के बाद नोआ वहां से निकलता है। शर्ली उसकी टेंशन देखकर समझ जाती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नोआ उसे बताता है कि उन्हें एल्बर्ट के मैंशन जाना है। वहां पहुंचकर नोआ बड़ी की तमीज से एल्बर्ट से मिलता है, ये दिखाने के लिए कि उसे एल्बर्ट पर पूरा भरोसा है। दोनों गार्डन में टहलने निकलते हैं। तुमने मेरे गार्डन की खूबसूरती को एक नजर में पहचान लिया। ये ट्री अब से तुम्हारा हुआ। शुक्रिया भाई, पर मैं यहाँ एक जरूरी बात करने आया हूँ। इस बार गर्मियों में एम्परर आपको अपने साथ नॉर्थ ले जाना चाहते हैं। ये सुनते ही एल्बर्ट के होश उड़ जाते हैं। असल में जब एम्परर बाहर जाते थे तो पीछे से एल्बर्ट राजकाज संभालता था, पर साथ ले जाने का मतलब था कि उसे उसकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था। एल्बर्ट समझ जाता है कि वो क्राउन प्रिंस नहीं रहा। वो बिना किसी हंगामे के वहां से निकल जाता है, पर उसके चेहरे के पीछे क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। उसी रात जब नोआ अपनी पढ़ाई में व्यस्त था, जोई वहां आकर बताती है कि ओलिविया नाम की एक औरत उससे मिलना चाहती है। ओलिविया अंदर आते ही एक ऐसी खबर देती है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देती है। फ्रेंच नोवा, एल्बर्ट आज रात ही तख्त पलट करने के लिए एक आर्म्ड रेबेलियन की तैयारी कर रहा है।